जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पे हैं फोर्टीगेट फायरवॉल ट्रेनिंग के लिए। तो फोर्टीनेट कंपनी का प्रोडक्ट है फोर्टीगेट, जो कि एक फायरवॉल है। तो वैसे तो हमारी टीम ने, जिन भी सरिया मैम से आपकी बातें हो रही हों, जिनसे भी आपका कोऑर्डिनेट हो रहा हो, उन्होंने आपको कोर्स कंटेंट बता दिया होगा कि हम ये इस ट्रेनिंग के दौरान करेंगे। यदि फिर भी किसी ने नहीं बताया है या आप लोगों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो परेशान ना हो। तो हम पहले यही जानेंगे कि हमारा कंटेंट क्या रहेगा। उसके लिए आपको iMedita की वेबसाइट पे जाना है, www.imedita.com। लाइव ट्रेनिंग में जाएंगे, फोर्टीनेट और फोर्टीगेट फायरवॉल पे जाके क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको हमारा कंटेंट मिल जाएगा जो हम इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे लगभग 24 सेशन जाएंगे, यानी मैक्सिमम 24 क्लासेस लगेंगी, या बोले तो 22 से 24 लगेंगी। ना ज्यादा ना कम, इतना रहेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ कंटेंट की ये हमें जरूरी नहीं है तो उस पे म्यूचुअल डिस्कस किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इस ट्रेनिंग के दौरान सीखोगे कि फायरवॉल क्या है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे फायरवॉल क्या है, फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, स्टेटफुल फायरवॉल हो गया, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हो गया और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो गया। इनके बारे में हम इस सेक्शन के अंदर जानेंगे। जब फायरवॉल और फायरवॉल टेक्निक्स के बारे में हमें पता चल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे फोर्टीगेट फायरवॉल इंट्रोडक्शन की तरफ। यहाँ पे हम जानेंगे अथवा सीखेंगे कि फोर्टीगेट फायरवॉल क्या है, कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है, और ये दूसरे फायरवॉल से अलग या दूसरे फायरवॉल के साथ सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, ये हम यहाँ पे जानेंगे। जब हमारा फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स का इंट्रोडक्शन, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस डिफरेंट वेंडर्स फायरवॉल के साथ हम जान जाएंगे, फिर हम यहाँ पे जानेंगे फोर्टिगेट लैब सेटअप एंड बेसिक। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप जो है फोर्टिगेट की लैब अपने लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप पे किस प्रकार से बना सकते हो। जरूरी सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लैब कैसे बनाई जाएगी ये भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे लैब सेटअप के पश्चात कि फोर्टिगेट फायरवॉल पे हम यहाँ पे जो स्टैटिक राउटिंग है वो किस प्रकार से करेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग किस प्रकार से करेंगे, और लिंक मॉनिटरिंग किस प्रकार से हम करेंगे। हमारी पूरी ट्रेनिंग दो तरह से चलेगी। पहले हम चीजों को जीयूआई का से सीखेंगे, जीयूआई के पश्चात हम चीजों को सीएलआई से सीखेंगे। तो मोस्टली ट्रेनिंग इसी तरह से चलेगी, पहले जीयूआई में सीखेंगे फिर सीएलआई में। तो अगर कुछ चीजें हमें एडवांस में करनी है वो हमें जीयूआई में नहीं मिलेंगी, उसके लिए हमें सीएलआई में जाना पड़ेगा। तो जीयूआई और सीएलआई फोर्टिगेट दोनों का यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके पश्चात ओके, तो स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग तो ये सबको पता है। तो फिर ये लिंक मॉनिटरिंग क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। लिंक मॉनिटरिंग ये है, यदि आपको सीसीएनए और सीसीएनपी की नॉलेज हो तो उसमें हमारा एक फीचर आता है एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट को जो फोर्टीगेट है वो लिंक मॉनिटरिंग से अपनी डिवाइस के अंदर प्रोवाइड करता है। आप समझ सकते हो कि लिंक मॉनिटरिंग इज इक्वल टू एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। फिर वैसे तो फोर्टिगेट फायरवॉल पे पॉलिसीज इंटरफेस टू इंटरफेस लगती हैं, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस के साथ लगती हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, फायरवॉल की तुलना एक फायरवॉल की दूसरे से की जाती है। अब दूसरे कौन कौन से हैं, तो दूसरे आपके फायरवॉल्स यहाँ पे मार्केट के अंदर जो लीड कर रहे हैं वो तीन ही वेंडर्स हैं। पहला फोर्टिनेट, दूसरा पोलो अल्टो और तीसरा चेक पॉइंट। तो अब जो पोलो अल्टो है और चेक पॉइंट है वो एक फीचर देता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे जोन। तो प्रश्न ये आता है, क्या फोर्टिगेट फायरवॉल जो हमारा है पोलो अल्टो की तरह और चेक पॉइंट की तरह क्या जोन सपोर्ट करता है? तो जवाब है हाँ। फोर्टिगेट फायरवॉल दूसरे वेंडर्स फायरवॉल की तरह जोन सपोर्ट करता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम सीखेंगे। ये तो हो गया बेसिक। अब बढ़ते हैं आगे एडवांस राउटिंग में। तो
FortiGate फायरवॉल पे रिप सपोर्ट किया जाता है, तो IPv4 के अंदर रिप इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग हमारा रहेगा। रिप के पश्चात FortiGate OSPF भी सपोर्ट करता है, तो OSPF भी इम्प्लीमेंट और ट्रबल शूट करना हम FortiGate फायरवॉल पे सीखेंगे। OSPF की तरह जो रिप है वो भी ओपन स्टैंडर्ड है, OSPF है वो भी ओपन स्टैंडर्ड है। OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है और इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है लिंक स्टेट में ISIS, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। उसका इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग भी हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर आता है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग हम सीखेंगे अपनी ट्रेनिंग के दौरान। जब IPv4 राउटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसी सीक्वेंस और फॉर्मेट में हमारा IPv6 राउटिंग रहेगा, जैसे कि स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और लिंक मॉनिटरिंग V4 की तरह। रिप का IPv6 वर्जन रिपेंजी कहलाता है, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग सीखोगे। OSPF का IPv6 वर्जन OSPF v3 कहलाता है, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग सीखेंगे। ISIS को IPv6 में ISIS v6 बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग आप सीखोगे। BGP को IPv6 में MPBGP बोला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग हमारा यहाँ पे रहेगा। ये तो हो गया राउटिंग से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे हम एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड नेट पॉलिसी, जिसमें हम सीखेंगे कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, क्यों जरूरी है और कितने प्रकार का है, जो FortiGate पे सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि स्टैटिक नेट, जैसे कि पैट, जैसे कि डेस्टिनेशन नेट। साथ में यूजर ऑथेंटिकेशन भी नेट में कैसे ऐड करेंगे ये हमारा रहेगा। जैसा IPv4 पे रहेगा वैसा ही आपका IPv6 पे स्टैटिक, पैट, डेस्टिनेशन नेट और यूजर ऑथेंटिकेशन हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है साइट टू साइट VPN। अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज की ब्रांचेस तो होती हैं, ब्रांचेस को वो इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं। फिर उन्हें चाहिए होता है कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कम्युनिकेट करे वाया इंटरनेट, कम्युनिकेशन सिक्योर होना चाहिए। तो हम साइट टू साइट VPN की मदद से दो ब्रांचेस के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं ओवर इंटरनेट। तो वो IPsec VPN क्या है, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, IPsec VPN हमें कौन से फीचर देता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है, जैसे कि IKE, ESP और AH हो गया। IKE क्या है, IKE के मोड्स कौन कौन से हैं, मेन मोड, एग्रेसिव मोड, क्विक मोड। IKE के फेसेस कितने हैं, फेस 1, फेस 1.5, फेस 2। IPsec के मोड कौन कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट मोड, टनल मोड। और उसके बाद डेफी हेलमैन ग्रुप क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मोड, टनल मोड में क्या अंतर है, ये सारी हम थ्योरी साइट टू साइट VPN इंट्रोडक्शन के दौरान करेंगे। जब थ्योरी हो जाएगी फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो साइट टू साइट VPN वर्जन 1 के साथ करेंगे, वर्जन 2 के साथ करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है तभी आपको बताया जाएगा। अभी आपका बस कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो साइट टू साइट VPN IKE वर्जन 1, 2 के साथ करोगे। VPN डिप्लॉय करने के दो तरीके होते हैं, प्री शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन और सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन। तो प्री शेयर्ड की के साथ साथ सर्टिफिकेट के द्वारा VPN कैसे बनाया जाएगा ये भी बताया जाएगा। जब VPN करेंगे तो गड़बड़ होगी तो उसे टी शूट भी करेंगे। तो ये चीजें तो हो गई FortiGate से FortiGate। अब मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आपको हर डिवाइस किसका मिलेगा, हर डिवाइस आपको FortiGate का मिलेगा। तो हम दूसरे वेंडर्स के डिवाइस के साथ भी साइट टू साइट VPN बनाना सीखेंगे। तो FortiGate से सिस्को राउटर के साथ कैसे बनेगा, FortiGate से सिस्को ASA के साथ VPN कैसे बनेगा, FortiGate से Palo Alto के साथ कैसे बनेगा, FortiGate से चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ VPN कैसे बनेगा, FortiGate से जुनिपर फायरवॉल SRX के साथ कैसे बनेगा, FortiGate से सिस्को FTD के साथ VPN कैसे बनेगा, FortiGate से सोफोस फायरवॉल के साथ कैसे VPN बनेगा, ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो इस लिस्ट में फोर्टीनेट का पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, सिस्को, जुनिपर हो गया
और सोफोस फायरवॉल के साथ कैसे वीपीएन बनेगा, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जब आप इतने का सीख जाओगे तो बाकी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी भी तो फिर आपको दूसरे वेंडर पे फोकस करना पड़ेगा, वो फोर्टिनेट का पार्ट नहीं है। फिर भी मल्टी वेंडर जो भी मेजर मेजर वेंडर थे वो हम यहाँ पे डेफिनेटली कवर करेंगे। IPv4 के साथ साथ V6 पे साइट टू साइट वीपीएन कैसे बनेगा ये भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद वीपीएन के बाद हमारा फायरवॉल डिप्लॉय करने के दो मोड होते हैं, एक होता है नेट मोड, एक होता है ट्रांसपेरेंट मोड। तो अभी तक जितनी भी बातें हमने की हैं वो सारी नेट मोड यानी L3 मोड की हैं, जिसमें फायरवॉल एक लेयर 3 डिवाइस की तरह वर्क करता है। लेकिन एक दूसरा डिप्लॉयमेंट मेथड या मोड भी होता है लेयर 2, जिसको ट्रांसपेरेंट मोड या ब्रिज मोड भी कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको कब यूज करेंगे, ये नेट मोड से कैसे अलग है, कौन कौन से फीचर, ये हम यहाँ पे करेंगे। IPv4 इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंट मोड में साइट टू साइट वीपीएन बनाना, और IPv6 के अंदर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कैसे डिप्लॉय करेंगे ये आपको बताया जाएगा। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का एक दूसरा नाम भी है वर्चुअल वायर। इंट्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन हमारा यहाँ पे रहेगा। अब ये वी वायर क्या है, होता क्या है, सिस्को ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से बेचता है, तो फोर्टीगेट कहता है कि मैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल फीचर भी सपोर्ट करता हूँ। पोलो अल्टो अपनी अलग खिचड़ी पकाता है, वो कहता है कि मैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से नहीं बेचूंगा, मैं वी वायर के नाम से बेचूंगा। तो फोर्टीगेट कहता है मैं वी वायर भी सपोर्ट करता हूँ। तो जो सिस्को देगा, जो पोलो अल्टो देगा, वो फोर्टीगेट एक ही फायरवॉल में दे देगा। उसके बाद फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो HA हाई अवेलेबिलिटी क्या है। तो नॉर्मली हम एक फायरवॉल को इस्तेमाल करते हैं, वो डाउन हो सकती है, तो रिडंडेंसी के लिए हर फायरवॉल के अंदर एक फीचर होता है HA, तो फोर्टीगेट भी सपोर्ट करता है। तो फोर्टीगेट पे हम दो प्रकार का HA होता है, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। तो हम IPv4 और IPv6 पे HA हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे हम सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडवांस फीचर होगा जिसको हम बोलते हैं SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। अब सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है? सर्वर लोड बैलेंसिंग हमारा ये है कि मान के चलो ये कुछ ऐसा है कि हमने रिक्वेस्ट भेजी google.com को। अब ऐसा तो है नहीं कि गूगल का एक ही सर्वर होगा, बैकएंड में बहुत सारे सर्वर होंगे, तो हर सर्वर की एक कैपेसिटी होगी, लेकिन गूगल का तो IP एक होगा। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं कि इंटरनेट से रिक्वेस्ट को एक IP पे कॉल करेंगे, बुलाएंगे, और उस एक IP से उस रिक्वेस्ट को बैकएंड के मल्टीपल सर्वर्स पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? मान के चलो कि हमने एक सर्वर लगाया, वो 1 लाख कनेक्शन हैंडल करता है, लेकिन मेरे यूजर आएंगे 10 लाख, तो एक सर्वर से तो काम नहीं करेगा, तो मेरे को बैकएंड में 10 सर्वर लगाने पड़ेंगे जो लाख लाख कनेक्शन सपोर्ट करते होंगे। तो हम अपने रिक्वेस्ट को, जैसे कि कुछ भी हो गया fortinet.com या abc.com, तो यूजर को abc.com एक पब्लिक IP पे बुलाएंगे और उसकी रिक्वेस्ट को बैकएंड सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका फायदा लोड बैलेंसिंग भी हो गई और हम लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग में आप इंटरनेट से आने वाली रिक्वेस्ट को मल्टीपल बैकएंड सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये फीचर भी फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर होता है। तो IPv4 पे भी और IPv6 पे आप सीखोगे। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोड बैलेंसिंग मेथड्स होते हैं। SLB के अंदर राउंड रॉबिन और वेटेड, ये हम दोनों करेंगे, और डिटेल्ड में डिस्कस हम तभी करेंगे जब इसका टर्न आएगा। उसके बाद हमारा रहेगा एडमिन प्रोफाइल्स। अब एडमिन प्रोफाइल्स क्या हैं? नॉर्मली हमने फायरवॉल पे एक अकाउंट बनाया, एडमिन एडमिन, वो सुपर यूजर होता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर यही क्रेडेंशियल्स हमने फ्रेशर को दे दिए, वो तो फायरवॉल को जो है रीबूट भी कर सकता है, खराब मिसकॉन्फ़िगर भी कर सकता है। तो फ्रेशर्स को हम सुपर यूजर के राइट नहीं देंगे, तो उसके लिए हम एक एडमिन प्रोफाइल बनाएंगे लेवल 1 यूजर, और उस लेवल 1 यूजर को हम राइट दे देंगे कि वो केवल और केवल रीड ओनली या रीड ही कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। उसी प्रकार L2 को हम बेसिक
और थोड़ा कुछ और कॉन्फ़िगर करने को दे देंगे, और L3 को हम सारे राइट्स दे देंगे। तो ये एडमिन प्रोफाइल की मदद से किया जा सकता है। उसके बाद जो है FortiGate फायरवॉल, ये आपका सपोर्ट करता है VRRP। VRRP जो है वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है। नॉर्मली ये प्रोटोकॉल राउटर के अंदर होता है जो गेटवे रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, लेकिन FortiGate कहता है कि मैं अपने फायरवॉल पे VRRP वाला फीचर भी दूंगा। तो आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड VRRP को FortiGate फायरवॉल पे भी डिप्लॉय करके गेटवे रिडंडेंसी अपने लेन को दे सकते हो। ये रहेगा। उसके बाद है हमारा ADVPN, आउट फोर्टिनेट का ऑटो डिस्कवरी वीपीएन। अब ये ऑटो डिस्कवरी वीपीएन क्या है? अभी तक जो हमने वीपीएन पढ़ा था या है, वो है साइट टू साइट वीपीएन। वो दो ब्रांचेस के बीच में बनेगा। ओके। अब मान के चलो मेरे पास दो नहीं 50 ब्रांचेस हैं, और मैं चाहता हूं सभी सभी से कम्युनिकेट करें। तो 50 ब्रांचेस का एक दूसरे के साथ फुल मैश वीपीएन बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क रहेगा। तो इसको सॉल्व कौन करता है? इसको सॉल्व करता है ADVPN, ऑटो डिस्कवरी वीपीएन। अब जो ऑटो डिस्कवरी वीपीएन है वो फुल मैश वीपीएन है जो सपोर्ट किया जाता है FortiGate के अंदर। ये आप इक्विवेलेंट समझ सकते हो सिस्को के डीएम वीपीएन की तरह। तो जैसे सिस्को के अंदर डीएम वीपीएन होता है, उसमें एक हब सर्वर होता है, और दूसरा हमारा होता है क्या, यहाँ पे स्पोक होता है। तो पहले जो स्पोक है वो हब के साथ स्टैटिक टनल बनाता है। जब एक स्पोक दूसरे स्पोक के पास जाता है तो उनके बीच में डायनेमिक टनल बन जाता है। तो ADVPN एक फुल मैश कॉन्फ़िगरेशन है, फुल मैश वीपीएन है जो FortiGate पे सपोर्ट करता है, जो साइट टू साइट वीपीएन की तुलना में इजी टू इम्प्लीमेंट और इजी टू डिप्लॉय है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि सारी डिवाइस किसकी होनी चाहिए? FortiGate की ही होनी चाहिए, तभी ये संभव है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे डायल अप वीपीएन। तो डायल अप वीपीएन क्या है? डायल अप वीपीएन ये है, आपने सुना होगा कि हम में से कुछ या आपके कुछ जानने वाले वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम में होता क्या है? कंपनी एक लैपटॉप देती है, घर पे उसके या मोबाइल से वो इंटरनेट के द्वारा हेडक्वार्टर के साथ वीपीएन बनाता है, और वीपीएन बना के घर से बैठे बैठे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम जो यूजर होते हैं उनको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है लैपटॉप, और साथ में उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो वो लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से हेडक्वार्टर के फायरवॉल के साथ जो वीपीएन बनाते हैं उसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन जो है FortiGate फायरवॉल पे डायल अप वीपीएन के नाम से जाना जाता है। तो डायल अप वीपीएन इज इक्वल टू रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन कैसे बनाया जाएगा, या डायल अप वीपीएन कैसे बनाया जाएगा, एक घर बैठे यूजर को हेडक्वार्टर का एक्सेस कैसे दिया जाएगा, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जब इसका टर्न आएगा तभी बताया जाएगा, अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अब जो डायल अप वीपीएन है वो यूज करता है IPsec। लेकिन अब मार्केट में एक और इसका कॉम्पिटिटर या अल्टरनेटिव आ गया है, SSL वीपीएन। तो SSL वीपीएन का काम भी वही है जो आपके डायल अप वीपीएन का है। डायल अप वीपीएन आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है, वर्क फ्रॉम होम यूजर्स के लिए यूज किया जाता है। SSL वीपीएन का भी वही काम है, ये भी आपको रिमोट एक्सेस वीपीएन का फंक्शन देगा, वर्क फ्रॉम होम यूजर्स के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन अंतर क्या है? आई डायल अप IPsec यूज करेगा, SSL वीपीएन SSL प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा। अब इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन से मोड होते हैं, ये तभी होगा जब इसका टर्न आएगा, सीक्वेंस यही रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे SD-WAN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। FortiGate फायरवॉल के अंदर ये मान के चलो कि आपने 4 इंटरनेट कनेक्शन ले रखे हैं, तो हमें क्या करने पड़ेंगे? 4 इंटरफेस के लिए 4 पॉलिसीज, 4 रूल बनाने पड़ेंगे। और
जब हमने 4 रूल बनाए उनके लिए राउटिंग भी करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली जब हमारे पास इंटरनेट पे जाने के लिए मल्टीपल वेन लिंक्स होते हैं, चाहे वो आपका लीज लाइन हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, वायरलेस कनेक्शन हो, जिस भी मीडियम से आपने ले रखा हो, तो अब मेरे पास मल्टीपल इंटरफेस होंगे तो मल्टीपल राउट्स और मल्टीपल पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी। फोर्टिगेट कहता है इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसडी वैन। तो एसडी वैन के अंदर हम क्या करते हैं, फायरवॉल पे जितने भी वेन इंटरफेसेस हैं हम उनकी लॉजिकली बंडलिंग कर देते हैं। जब लॉजिकल बंडलिंग करेंगे तो एक लॉजिकल इंटरफेस बनेगा, उसी लॉजिकल इंटरफेस को एसडी वैन इंटरफेस बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है, जब आप सभी फिजिकल इंटरफेस को लॉजिकल इंटरफेस में बाइंड कर दोगे तो अब आपको एक ही राउट देना है और एक ही पॉलिसी बनानी है। सभी को बाइंड कर दिया एक में, तो एक इंटरफेस हो गया, तो एक इंटरफेस के लिए एक राउट और एक ही क्या बनेगी, पॉलिसी बनेगी, और वो पॉलिसी सभी मेंबर इंटरफेस पे डिप्लॉय हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि कितने इंटरफेस बंडल कर सकते हैं। तो लगभग 255 इंटरफेस को हम एसडी वैन के एक वर्चुअल इंटरफेस के अंदर बंडल कर सकते हैं। तो इतने तो कोई इंटरनेट कनेक्शन लेता भी नहीं है, बट फिर भी उन्होंने कैपेबिलिटी डाली है कि आप 255 इंटरफेस को एसडी वैन इंटरफेस के अंदर बंडल कर सकते हो। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि एसडी वैन के द्वारा हम इंटरनेट पे जाने वाले ट्रैफिक की लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। उसके पश्चात आप सीखोगे एफएसएसओ, फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन। अब ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास फायरवॉल होगा और हमारा इंटरनल नेटवर्क होगा। तो जब हम फायरवॉल पे पॉलिसी बनाते हैं तो हम सोर्स आईपी या सोर्स नेटवर्क डिफाइन करते हैं, जो भी हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि मेरी कंपनी के अंदर जो सारे यूजर हैं वो ऑथेंटिकेट किए जाते हैं एडी के द्वारा, यानी मेरे नेटवर्क में जो भी यूजर है वो एडी से बिलोंग करता है, डोमेन का यूजर है। तो मैं चाहता हूं कि एडी पे जो ग्रुप बने हैं, एचआर, आईटी, सेल्स, मैनेजमेंट, एक्सटर्नल, इंटरनल, जो भी ग्रुप बने हुए हैं वो ग्रुप इंफॉर्मेशन फायरवॉल के साथ शेयर हो जाए। और अब मैं फायरवॉल पे जो पॉलिसी बनाऊं वो एडी के ग्रुप बेस पॉलिसी बनाऊं, यानी एचआर को मैं इंटरनेट एक्सेस अलाउ करूं कि यदि कोई एचआर डिपार्टमेंट से आता है तो उसे एक्सेस हो, सेल्स से आता है उसे एक्सेस हो, मैनेजमेंट से आता है उसे एक्सेस हो, आईटी से उसे, इंटरनल एक्सटर्नल उसको, इसके अलावा किसी और को इंटरनेट एक्सेस ना हो। तो एफएसएसओ के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी और फोर्टिगेट फायरवॉल का इंटीग्रेशन करते हैं ताकि एडी पे जो ग्रुप बने हुए हैं एडी के ग्रुप बेस्ड पॉलिसी हम फायरवॉल पे लगा सके। वही हमारा एफएसएसओ, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन कहलाता है। डिटेल थ्योरी तभी होगी जब इसका टर्न आएगा। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये हमारी पहली क्लास है, इसमें मैं सारी थ्योरी नहीं करा सकता और ना ही संभव है और ना ही उसका सेंस बनता है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि इस ट्रेनिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं। उसके पश्चात हमारा रहेगा यहाँ पे वीडॉम। अब ये वीडॉम क्या है, आपको आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो बता देते हैं। नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं स्विच की, तो स्विच के अंदर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, यानी एक स्विच यानी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। फिर हमारे पास एक कैपेबिलिटी होती है वीलेन की। वीलेन के अंदर हम उस स्विच के अंदर उस एक वीलेन ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे एक स्विच को डिवाइड किया जाता है, स्विच के ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर देते हैं। तो यानी फंक्शनलिटी एक ही डिवाइस के अंदर मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन हमने अचीव किए विद द हेल्प ऑफ वीलेन। अब जरूरत यहाँ पे ऐसी पड़ती है कि बात आती है स्विच से हटके, अब हम चलते हैं फायरवॉल पे। तो फायरवॉल मान के चलो आप किसी वेब होस्टिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हो। वेब होस्टिंग कंपनियां क्या करती हैं, वेब होस्टिंग कंपनियां ये काम करती हैं कि आप उन कंपनीज के पास जाके अपना वेब सर्वर वहां पे रख सकते हो। अब होता यूं है कि मान के चलो किसी वेब होस्टिंग कंपनी के पास
500 कस्टमर्स थे जिन्होंने अपने अपने सर्वर रख रखे थे। अब कस्टमर ये डिमांड कर रहा है कि देखो, जब हमने अपना सर्वर अपने आपके पास रख दिया या डिप्लॉय कर दिया, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे सर्वर को प्रोटेक्शन भी दो। जब आप प्रोटेक्शन दोगे तो प्रोटेक्शन के लिए बात आती है कि सर्वर को प्रोटेक्ट करोगे तो फायरवॉल से करोगे। अब कस्टमर कह रहा है कि मेरे सर्वर को प्रोटेक्शन दो फायरवॉल से। अब उस फायरवॉल का कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, पॉलिसी मैं खुद बनाऊंगा। अब दो बातें होंगी, या तो आप उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे, अगर पूरा करोगे तो अब 500 में से यदि 250 भी कहते हैं तो 250 नहीं 200 ले लेते हैं कि चलो 300 को जरूरत नहीं है, बट 200 क्लाइंट ऐसे बोले कि हमारा जो सर्वर है मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 200 कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको 200 फायरवॉल खरीदने ही पड़ेंगे। अब दिक्कत यह है कि 200 फायरवॉल को रखोगे कहाँ पे? 200 फायरवॉल रखने के लिए जगह चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए, उन्हें एसी चाहिए, और एक टाइम के बाद वो जो है आउटडेटेड भी होंगे। तो हर वेंडर ये फीचर देता है, कहता है कि अगर आप वेब होस्टिंग कंपनी हो तो आपको मल्टीपल फायरवॉल खरीदने की जरूरत नहीं है। आप हमारे ही फायरवॉल के अंदर मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल बना सकते हो। तो आप उन वर्चुअल फायरवॉल्स को कस्टमर को डेडिकेट कर सकते हो। तो आपको मल्टीपल फिजिकल फायरवॉल परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो यदि किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमें एक लोकेशन पे बहुत सारी फायरवॉल खरीदनी डिप्लॉय करनी है, लेकिन हम चाहते हैं वो फंक्शनलिटी एक में हो जाए, तो वीडॉम आपके काम की चीज है। तो वीडॉम के द्वारा, या वीडॉम जो है वर्चुअल डोमेन, ये सेपरेट लॉजिकल फायरवॉल होता है विद इन ए फिजिकल फोर्टिगेट फायरवॉल। फिजिकल फोर्टिगेट फायरवॉल के अंदर हम यहाँ पे जो है क्या बनाएंगे, लॉजिकल फायरवॉल्स बनाएंगे। कैसे बनाया जाएगा वो आपको उसी टाइम पे बताया जाएगा। ये रहेगा आपका वीडॉम। वीडॉम जैसी फंक्शनलिटी और फायरवॉल्स में भी है। सिस्को के अंदर इसी चीज को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है, पोलो अल्टो के अंदर इसको वीसिस बोला जाता है, और जो चेक पॉइंट है इसके अंदर इसी फीचर को VSX बोला जाता है। ये याद रखना, जो एक वेंडर फीचर दे रहा है वही दूसरा दे रहा है, वही तीसरा दे रहा है। नाम सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। फिर बात आती है इंटरफेस रिडंडेंसी की। अब मेरे पास फायरवॉल के पास दो इंटरफेस हैं। फायरवॉल में एग्जिस्ट करते हैं 8 इंटरफेस, जोन दो हैं, इनसाइड और आउटसाइड। तो दो इंटरफेस, एक इनसाइड एक आउटसाइड में लगा दिया, 6 मेरे पास अनयूज्ड बच गए। मैं चाहता हूं वो भी यूटिलाइज हो। तो फोर्टिगेट कहता है आप इंटरफेस रिडंडेंसी में इथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हो। इथर चैनल के द्वारा आप मल्टीपल लिंक को एज ए सिंगल लिंक ट्रीट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि सामने वाले डिवाइस पे भी आपका इथर चैनल सपोर्टेड होना चाहिए। तो जब सामने वाली डिवाइस पे इथर चैनल सपोर्टेड है तो आप इथर चैनल भी बना सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आज सामने वाला डिवाइस मैनेजेबल ना हो, कोई हब हो, फिर भी आपको इंटरफेस रिडंडेंसी देनी है, तो आप रिडंडेंट इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंटरफेस रिडंडेंसी के अंदर दो फीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रलाइज लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग सॉल्यूशन। तो अब अगर आपके पास एक ही फायरवॉल है उसके लिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मान के चलो आपकी कंपनी में जो है 10 20 30 या 40 फायरवॉल हैं। आप चाहते हो उन सभी फायरवॉल के लॉग्स एक सेंट्रलाइज सर्वर पे आ जाएं, तो सेंट्रलाइज लॉग कलेक्टर को यहाँ पे बोलते हैं फोर्टी एनालाइजर, और सेंट्रलाइज सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को बोलते हैं फोर्टी मैनेजर। तो फोर्टीगेट फायरवॉल को एनालाइजर और मैनेजर के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ये हमारा रहेगा। उसके पश्चात आपका आता है एस सर्टिफिकेट ऑपरेशन, जिसको हम SSL डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है, मान के चलो हमने इंटरनेट पे एक्सेस किया, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? HTTPS का। HTTPS का मतलब ये हो गया कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन है, बीच वाली किसी भी डिवाइस को उसके बारे में नहीं पता कि क्या जा रहा है। अब जो यूजर है वो SSL टनल के रास्ते वायरस डाउनलोड कर रहा है, स्पाईवेयर डाउनलोड कर रहा है, फाइल डाउनलोड कर रहा है। अब मैंने अपने फायरवॉल पे पॉलिसी लगा दी कि एंटीवायरस प्रोफाइल इनेबल कर दिया, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल इनेबल कर दिया, ओके।
और हमने जो भी आईपीएस सिग्नेचर इनेबल कर दिए। बट दिक्कत ये है, ये काम तो तभी करेगा जब डेटा प्लेन टेक्स्ट होगा, लेकिन यूजर तो डेटा को कैसे लेके जा रहा है, इनक्रिप्टेड लेके जा रहा है, तो फायरवॉल उसे पढ़ नहीं पाएगा और फायरवॉल हमारा बाईपास हो जाएगा। तो क्योंकि फोर्टीगेट फायरवॉल एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर ये क्षमता होती है कि वो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो फोर्टीगेट फायरवॉल भी चेक पॉइंट पालो अल्टो की तरह इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट करके उसका डीपर इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इसी चीज को एसएसएल डिक्रिप्शन या एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेट ऑपरेशंस बोलते हैं आपके फोर्टीनेट के फोर्टीगेट फायरवॉल पे, जिसमें हम फायरवॉल को बताते हैं कि आपको एचटीटीपीएस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करना है। क्योंकि जब आप उसे डिक्रिप्ट कर दोगे तो हमारे पास डेटा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, और फिर प्लेन टेक्स्ट डेटा को हम अपने एंटीवायरस, आईपीएस और फाइल फिल्टर प्रोफाइल से पास कराएंगे, जो उसमें से इम्प्योरिटीज को निकाल देंगे। तो डिक्रिप्शन केवल इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में लाएगा, बाकी का काम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स का रहेगा। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में हम सीखेंगे किस प्रकार एंटीवायरस प्रोफाइल लगाएंगे, एंटीवायरस से कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वायरस को आने से रोकेंगे, किस प्रकार हम फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल लगाएंगे। फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल जो हमारा है, यहाँ पे एंटीवायरस के द्वारा वायरस को आने से रोकोगे। फाइल ब्लॉकिंग के द्वारा आप ये बता सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका ईएक्सी फाइल, पीडीएफ फाइल या जिप फाइल अपलोड या डाउनलोड ना हो, तो वो आप फाइल फिल्टरिंग लगा सकते हो। आप इसके अंदर यूआरएल फिल्टरिंग भी कर सकते हो कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ कैटेगरीज को अलाउ और कुछ को ब्लॉक कर सकते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल में आप ये बता सकते हो कि जैसे कि हमारा क्या हो गया फेसबुक, कि फेसबुक चले लेकिन फेसबुक के अंदर चैट यहाँ पे ना चले। इस प्रकार से हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो हम सीखेंगे फोर्टीगेट फायरवॉल पे किस प्रकार से हम जो है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन कंट्रोल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में एप्लीकेशन कंट्रोल हमारा रहेगा, एंटीवायरस प्रोफाइल्स, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल्स और वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल हमारा रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि फोर्टीगेट फायरवॉल पे पैकेट फ्लो किस प्रकार से होता है। तो ये तो हो गई हमारी ब्रीफिंग कि हम क्या क्या करेंगे। अब इसके अंदर क्या रहेगा तो वो यहीं पे डिटेल्ड में लिखा हुआ है। ये हमारा हो गया कि हम फायरवॉल सीखेंगे, फायरवॉल इंट्रोडक्शन रहेगा, फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन रहेगा, लैब सेटअप रहेगा, बेसिक में क्या करेंगे, फायरवॉल को एक्सेस करना, टेलनेट करना, एसएसएच करना, एचटीटीपी करना, एचटीटीपीएस करना, कनेक्टिविटी वेरीफाई करना, प्लेन बैकअप, इनक्रिप्टेड बैकअप, फैक्ट्री रीसेट करना हम सीखेंगे फायरवॉल को। फिर हम सीखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से रिस्टोर की जाएगी, एडमिन पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे, फर्मवेयर कैसे अपग्रेड करेंगे, सीएलआई और जीयूआई से कैसे रहेगा। फिर आपका वही राउटिंग, लिंक मॉनिटरिंग, जोन इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। जब हम बात करते हैं हम रिप सीखेंगे तो रिप में इम्प्लीमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग, जिसमें बेसिक राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर मॉडिफिकेशन, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेट करना, एडी चेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ऑफसेट लिस्ट, ऑथेंटिकेशन हमारा यहाँ पे रहेगा। जैसा रिप में किया है वैसा ही ओएसपीएफ में रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग, बेसिक टेबल्स वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक बनाना, टाइमर्स मॉडिफाई करना, ऑथेंटिकेशन डिप्लॉय करना, स्टब एरिया बनाना, टोटली स्टब, टोटली एनएसएस से समराइजेशन करना, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेट और रीडिस्ट्रीब्यूशन करना हमारा रहेगा। वैसा ही हम यहाँ पे आईएसआईएस के अंदर सीखेंगे टेबल्स वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूटिंग। जब बीजीपी की बात आती है तो बीजीपी में बेसिक, ट्रबल शूटिंग, टेबल्स वेरिफिकेशन, एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ कैसे मॉडिफाई करेंगे, राउट रिफ्लेक्ट क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूटिंग के साथ हमारा रहेगा। जैसा IPv4 पे सीखोगे वैसा ही आपका IPv6 के अंदर रिपेंजी में रहेगा, OSPF के अंदर OSPF V3 के अंदर रहेगा, वैसा ही ISIS V6 में रहेगा और वैसा ही MP BGP के अंदर रहेगा। फिर
वो तो बाकी चीजें तो आपको बता दी है। IPv4 v6 का नेटिंग रहेगा। साइट टू साइट वीपीएन आपका डिफरेंट वेंडर्स IPv4 v6 का रहेगा। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल रहेगा। वी वायर रहेगा, एच ए रहेगा। एच ए के पश्चात हमारा यहाँ पे सर्वर लोड बैलेंसिंग रहेगा। एडमिन प्रोफाइल VRRP। ADVPN हमारा रहेगा। ADVPN के पश्चात हमारा डायल अप VPN। SSL ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। SD WAN, FSSO, VDOM, इंटरफेस रिडंडेंसी के अंदर इथर चैनल, रिडंडेंट इंटरफेस, एनालाइजर मैनेजर इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स डिक्रिप्शन, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस, फाइल फिल्टर, वेब फिल्टरिंग और हमारा पैकेट फ्लो, ये हमारा डिटेल रहेगा। तो ये हमारा पूरा कंटेंट रहेगा जो हमें अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान सीखना है। जैसा कि मैंने बोला, अभी बस ये इंट्रोडक्शन था कि हमारा क्या रहेगा, और इसी सीक्वेंस में ये हमारा चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, वरना हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, किससे लेके, फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके हमें सीखना है पैकेट फ्लो तक। यही कॉपी करके हमने ऑलरेडी रख रखा है। हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे इसी का। हर बैच के लिए बनता है। तो हमारा फोर्टिगेट 3 से 5 का बैच रहेगा। तो ये ऑलरेडी आपसे पहले भी यही चला है। तो अभी हमने क्या किया है, कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन किया है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जो कि हमारा क्या रहेगा, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो हम फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके हम कवर करेंगे आपका पैकेट फ्लो तक। तो यहाँ पे फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके हमारा पैकेट फ्लो तक रहेगा। ये हमें दो चीजें श्योर करेगा, एक तो हमने कितना कवर कर लिया है, दूसरा ये भी श्योरिटी रहेगी कि अगर कुछ नहीं किया है तो यहाँ पे दिखेगा। तो यदि मैं चीजें बाईपास करता हूं तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा कि ये नहीं कराया। दूसरा, जब हम कर देंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे मैं यहाँ पे डन डन मार्क करता जाऊंगा, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें नहीं कराया है। तो ये हमारा रहेगा। तो कोर्स में, ट्रेनिंग में इन 22 से 24 क्लासेस में क्या होगा आपके सामने है। अब हम करेंगे फायरवॉल क्या है, फायरवॉल इंट्रोडक्शन करेंगे। फायरवॉल इंट्रोडक्शन कुछ चीजों को समझने के लिए हम डिफरेंट वेंडर का डॉक्यूमेंट उठाएंगे, जिसके नोट्स आप रिकॉर्डिंग देख के बना सकते हो। और रही बात फोर्टिनेट वाली, वो लैब गाइड फोर्टिनेट आपके साथ जो हार्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है वो आपको आपके एड्रेस पे कुरियर कर दिया जाएगा। कुछ सॉफ्ट डॉक्यूमेंट भी होंगे जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद फायरवॉल इंट्रोडक्शन। जो ये डॉक्यूमेंट हमने बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल एक फ्रेशर के हिसाब से बनाए हुए हैं कि यदि किसी को कुछ भी ना पता हो फायरवॉल के बारे में तो वो भी इन्हें गो थ्रू होके समझ सकता है। यदि आपको कोई चीज पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इनसे अपनी जर्नी क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे ये आता है हमारा कि फायरवॉल क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। समझने के लिए पहले हम डायग्राम की मदद यहाँ पे ले लेंगे। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास है एक पीसी जो कनेक्टेड है एक राउटर के साथ, एक राउटर दूसरे राउटर के साथ, और दूसरा राउटर पीसी के साथ कनेक्टेड है। अब बात यह है कि इसको और अच्छी तरह से समझना है तो हम आईपी एड्रेसिंग दे देते हैं। तो 192.168.101.1, 192.168.101 डॉट, इसको लेन को 100, गेटवे को 101.1, वेन इंटरफेस के आईपी को हम यहाँ पे 1.1, इधर हम रख देंगे 1.2, लेन को दे देंगे 192.168.102.1 और 192.168.102.100। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास दो ब्रांचेस हैं जिनके अंदर आपका क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, वेन कनेक्टिविटी, और फिर से हमारा हो गया यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क। अब जब
इस प्रकार से हमारे पास है। तो हम आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग करेंगे। आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग जब हमारा हो जाएगा तो हम ये अचीव कर सकते हैं कि PC1 PC2 से, और जो PC2 है वो 1 से कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं PC1, इसको हम बोल सकते हैं PC2। तो जब आप अपनी ब्रांचेस में आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग कर दोगे तो आप ऐसा संभव कर सकते हो कि PC1 2 से और 2 1 से कम्युनिकेट करे। ये हम राउटिंग में सीखते हैं, या ये हम राउटिंग से अचीव कर सकते हैं। अब हमारी जरूरत बदल गई। जरूरत क्या बदल गई? हम बस इतना चाहते हैं कि PC1 2 से कम्युनिकेट करे, लेकिन जो PC2 है वो 1 के साथ कम्युनिकेट ना करे। तो अगर इस तरह की फंक्शनलिटी हमें चाहिए तो हमें यूज करना पड़ेगा फायरवॉल। तो हमें राउटर को हटाना पड़ेगा, और राउटर हटा के हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा फायरवॉल। तो ये हमारे फायरवॉल का सिंबल हो गया। तो हमने क्या लगा देना है? राउटर को हटाना है और राउटर के स्थान पे फायरवॉल लगाना है। अब मोस्टली एक फायरवॉल डाउन होता है तो हम रिडंड हो जाता है, तो हम रिडंडेंसी के लिए दो फायरवॉल लगाएंगे, जिसको हम यहाँ पे HA बोलेंगे। तो अब इसको डिफाइन कैसे करें? तो डिफाइन इस तरह से करें कि या तो फायरवॉल एक होगा, या आपका यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिवाइस या तो अकेला होगा या डिवाइसेस का ग्रुप होगा। जिसका काम क्या होगा? जिसका काम ये होगा कि एक नेटवर्क दूसरे को एक्सेस कर सकता है, लेकिन दूसरा नेटवर्क पहले को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फायरवॉल हम बोलते हैं या कहते हैं, या तो वो एक सिस्टम होगा अथवा ग्रुप ऑफ सिस्टम भी हो सकता है। जब आप HA में डिप्लॉय करोगे, जो मैनेज करता है एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल या तो एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा, जो दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा। जिस फायरवॉल कैसे मैनेज करेगा? वो इस प्रकार से मैनेज करेगा जैसी आपने पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि यदि सोर्स नेटवर्क 192.168.101.0 हो, और यदि उसका डेस्टिनेशन जो नेटवर्क है वो 192.168.102.0 हो, तो उसका जो एक्शन है वो हमें क्या कर देना है? अलाउ। इस प्रकार की पॉलिसी हमें किस पे बनानी है? फायरवॉल पे बनानी है। तो फायरवॉल एक हो या HA, जिसका काम होगा कि एक नेटवर्क दूसरे से, एक या एक से अधिक नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये जो काम करेगा उसी डिवाइस को हम फायरवॉल बोलेंगे, जो सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ डिवाइसेस भी हो सकता है। तो इस लाइन को समझाने के लिए था ये डायग्राम कि फायरवॉल क्या होता है। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि फायरवॉल कितने प्रकार का होगा? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जवाब है, वो ये है कि फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो हार्डवेयर कब होगा? हार्डवेयर तब होगा जब एक राउटर को रिप्लेस करोगे। यदि राउटर को रिप्लेस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर फॉर्मेट में रहेगा। तो फिर सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में कब रहेगा? आप अपने लेन के अंदर लगाओगे PC या लेन के अंदर लगाओगे सर्वर। PC पे हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्वर पे भी एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे जो फायरवॉल है वो आपका सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जो फायरवॉल है आपका वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। तो हार्डवेयर जब राउटर को रिप्लेस कर रहे हो, सॉफ्टवेयर आप जब एंटीवायरस यूज कर रहे हो तो उसको सॉफ्टवेयर फायरवॉल बोलते हैं कुछ लोग, और तीसरा वर्चुअल अप्लायंस के फॉर्मेट में भी आपका फायरवॉल हो सकता है। अब ये वर्चुअल अप्लायंस क्या है? वर्चुअल अप्लायंस ये है, आज के टाइम में हम क्या यूज करते हैं? क्लाउड सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो आप यूज करते हो या हम यूज करते हैं क्लाउड सॉल्यूशन। अब जो क्लाउड सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे दो होते हैं, एक होता है प्राइवेट क्लाउड और एक होता है पब्लिक
क्लाउड। अब ये प्राइवेट क्लाउड क्या है? प्राइवेट क्लाउड हो गया हमारा वीएम वेयर का ESXi और वर्कस्टेशन। तो फिर ये पब्लिक क्लाउड क्या है? पब्लिक क्लाउड हमारा हो गया कौन सा? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और अमेजॉन वेब सर्विसेज और अलीबाबा क्लाउड, ये वाले। तो आप ESXi पे क्या बना सकते हो? वर्चुअल सर्वर बना सकते हो। जो पब्लिक क्लाउड है उन पे भी आप वर्चुअल सर्वर बना सकते हो। अब उस वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए जब आप फायरवॉल यूज करोगे, तो वो जो हमारा फायरवॉल होगा, वो जो उन वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा फायरवॉल होगा, वो आपका कैसा रहेगा? वर्चुअल अप्लायंस रहेगा। तो क्लाउड सॉल्यूशंस चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उन पे आप अपने वर्चुअल सर्वर रखोगे और उस वर्चुअल सर्वर और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फायरवॉल यूज कर सकते हो। और उस टाइम पे वो फायरवॉल आपका वर्चुअल अप्लायंस के फॉर्मेट में रहेगा। तो कोई यदि हमसे पूछता है कि फायरवॉल क्या है, तो हमारे हिसाब से या अभी के हिसाब से ये काफी है कि फायरवॉल या तो एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा, जो दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा, जो कि आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल अप्लायंस फॉर्मेट में हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो फायरवॉल टेक्निक्स के अंदर जो वर्ल्ड के अंदर अभी तक अवेलेबल है, एक है आपका पैकेट फिल्टरिंग, जिसको स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग भी बोलते हैं। दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर। तीसरा है स्टेटफुल फायरवॉल। चौथा है हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। और पांचवा है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब इस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को ही हम बोलते हैं सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। और इसी को बोला जाता है, नेक्स्ट नाम है रेप्यूटेशन रेप्यूटेशन बेस्ड फायरवॉल। और इसी को अलग अलग नाम से बेचा जाता है। जो फोर्टीगेट है वो इसको बेचता है से किस नाम से? फोर्टीगेट प्रोवाइड करता है इसको किस नाम से? सीधा सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन के नाम से बेचता है। ओके। दूसरा चेक पॉइंट इसको सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचता है। सिस्को इसको टा लॉस के नाम से बेचता है। पोलो अल्टो इसको वाइल्ड फायर के नाम से बेचता है। तो याद रहे, है आपका सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन ही, लेकिन हर वेंडर इसकी अलग अलग मार्केटिंग टर्म यूज करता है। कौन कौन से क्या क्या यूज करते हैं, ये आपके सामने है। तो इतनी ही हमारी टेक्निक्स हैं जो फायरवॉल के अंदर क्या की जाती है, सपोर्ट की जाती हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका फायरवॉल इनमें से कोई एक टेक्निक या सारी टेक्निक आपको क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे। वो डिपेंड करता है वेंडर पे, वेंडर की फायरवॉल पे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं किसके अंदर? स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग के अंदर। अब ये क्या है, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। तो सबसे पहले आता है कि कोई भी पूछे पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग क्या है, तो हमें उसे बताना है कि चाहे आप स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो या पैकेट फिल्टरिंग बोलो, उसके अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है एक्सेस लिस्ट की मदद से। जो भी हमारी स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग है, उसमें हम पैकेट को फिल्टर करते हैं लेयर 3 से लेयर 7 तक OSI मॉडल के अनुसार। तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है ACL से, और ACL के द्वारा हम लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक की फिल्टरिंग कर सकते हैं। अब प्रश्न नेक्स्ट आगे ये भी हो सकता है कि कितने प्रकार की होती हैं। तो एक्सेस लिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, नेम्ड एक्सेस लिस्ट, टाइम बेस एक्सेस लिस्ट। इससे आगे भी होते हैं। आगे है हमारा डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और TCP इस्टेब्लिश एक्सेस लिस्ट। मैं फिर से बता दूं, हमें एक्सेस लिस्ट एक्सपर्ट नहीं बनना है। हमारे पास डिफरेंट टाइप या
या 5 टाइप की टेक्निक्स थी, पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट और नेक्स्ट जनरेशन। उसमें एक है पैकेट फिल्टरिंग। बस हमें उसके बारे में जानना है कि पैकेट फिल्टरिंग हम करते हैं एसीएल की मदद से, जो लेयर 3 से लेकर लेयर 7 तक की फिल्टरिंग कर सकती है। और ये उसके क्या हो सकते हैं, हमारे पास प्रकार या टाइप या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जब हम पैकेट फिल्टरिंग यूज करते हैं जिसमें एसीएल यूज करते हैं, तो हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, तो पैकेट फिल्टरिंग का जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है इजी टू इम्प्लीमेंट। अब इजी टू इम्प्लीमेंट कैसे कह सकते हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेरे पास एक पीसी है, पीसी को मैंने लगाया पहले किसके साथ, पीसी कनेक्टेड विद स्विच, स्विच से मैंने लगा दिया राउटर, राउटर से स्विच और स्विच से मैंने लगा दिया सर्वर। यदि पीसी मेरा सोर्स है और सर्वर मेरा डेस्टिनेशन है, और सर्वर प्रोवाइड कर रहा है सर्विस एचटीटीपी की, तो जब पैकेट पीसी से चलेगा तो राउटर के इस इंटरफेस पे इन करेगा और इस इंटरफेस पे आउट होगा, तो 0/0 और 0/1 हमारे हो गए। दो इंटरफेस इस पे आएगा, इससे जाएगा। अब सर्विस है एचटीटीपी की, तो हमें पता है जो एचटीटीपी है वो टीसीपी का पोर्ट नंबर यूज करता है 80, तो टीसीपी का 80 पोर्ट हमें क्या कर देना है, इसके लिए अलाउ कर देना है। तो ये हमें अलाउ करना है। यदि मेरा सर्वर यहाँ पे है एसएमटीपी, तो हमें पता है एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 है, जो हमें अलाउ करना है। यदि यहाँ पे सर्वर है एचटीटीपीएस का, तो वो हमें पता है टीसीपी का पोर्ट नंबर 40443 है, ये हमें अलाउ करना है। यदि सर्विस का पोर्ट नंबर हमें पता है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है इम्प्लीमेंट करना। तो ये फायदा है पहला, इजी टू इम्प्लीमेंट। फिर दूसरा फायदा क्या है यहाँ पे, दूसरा फायदा है कॉस्ट इफेक्टिव का। अब इसे कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बोल सकते हैं, देखो ये काम होगा किसकी मदद से, एसीएल की मदद से। अब एसीएल दो डिवाइस पे लग सकती है, या तो स्विच पे या आपके राउटर पे। अब आपकी कंपनी के अंदर यदि स्विच और राउटर एसीएल सपोर्ट करते हैं, तो आपको अलग से डिवाइस लेने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो जब अलग से डिवाइस नहीं ले रहे हैं तो खर्चा नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये कॉस्ट इफेक्टिव या कॉस्ट सेविंग या बजट फ्रेंडली वर्ड आप इसको दे सकते हो। तो एसीएल या पैकेट फिल्टरिंग की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे लिए इजी टू इम्प्लीमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। अब फायदों के साथ साथ एडवांटेज के साथ हो सकता है कि हमारे कुछ डिसएडवांटेज भी हो। तो हाँ, है ना। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, नॉट स्केलेबल। अब इससे मतलब क्या है कि ये स्केलेबल नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि यदि हमारे पास 100 सोर्स हैं, यदि हमारे पास 10 डेस्टिनेशन हैं, और यदि हमारे पास 10 सर्विसेज हैं, तो प्रश्न ये आता है कि उनके लिए एसीएल की एंट्रीज कितनी होंगी। तो फॉर्मूला है, सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से, मल्टीप्लाई करो सर्विसेज से। तो 100 गुना 10 1000, और 1000 गुना 10 हमारा कितना हो गया, 1000 गुना 10, तो ये हमारा टोटल हो गया 10,000 एंट्रीज। तो आपको अगर 100 सोर्स, 10 डेस्टिनेशन और 10 सर्विस के लिए एसीएल बनानी है, तो फॉर्मूला, सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से, मल्टीप्लाई करो सर्विस से, तो 10,000 एंट्रीज डालनी है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, तो ये स्केलेबल नहीं है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज पहला। अब एक और डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट कठिन है क्रिएट और मेंटेन करना। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान के चलो हमारे पास एक पीसी है, पीसी को हमने जोड़ दिया वाया स्विच के राउटर के साथ, और राउटर को हमने जोड़ दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ। अब ऐसा जब हमने किया तो हमारे पास इंटरनेट पे एक सर्वर है जो कि है डीएनएस का। तो राउटर पे हमने एक रूल बनाया या एसीएल बनाई कि यूडीपी 53 को क्या कर दो,
अलाउ कर दो। अब यहाँ पे होगा ये कि हमारा एक नॉर्मल क्लाइंट होगा, वो नॉर्मल क्लाइंट तैयार करेगा, डीएनएस की क्वेरी तैयार करेगा। तो डीएनएस की क्वेरी तैयार करेगा जिसमें यूडीपी 53 लगाएगा रूल के हिसाब से। ये क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बदमाश यूजर भी है। तो ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक अटैकर भी बैठा है लेन में। अब जो अटैकर बैठा है वो क्या लेगा, टोरेंट का डेटा लेगा। टोरेंट के डेटा को इनकैप्सुलेट करेगा यूडीपी 53 में। रूल के हिसाब से जो अटैकर है वो किसको रिक्वेस्ट या डेटा भेज सकता है, यहाँ पे टॉरेंट वाले सर्वर को भी डेटा भेजेगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो एसीएल के द्वारा हम इस ट्रांसमिशन को नहीं रोक सकते, क्योंकि एसीएल के अंदर हम जो है क्या करेंगे, यूडीपी 53 अलाउ करेंगे। तो ये हमारा जो है इस रूल को बनाने से हमारा डीएनएस भी क्या है, यहाँ पे चलेगा। और जो हमारा ये दूसरा ट्रांसमिशन है ये भी हमारा चलेगा। इसको हम किससे नहीं कर सकते, यानी कि एसीएल की मदद से यूडीपी 53 पे हम टोरेंट को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज है आपके एसीएल का। तो जब हमें पता चल गया फायदे और नुकसान एसीएल या पैकेट फिल्टरिंग के, तब हम बढ़ते हैं आगे की टेक्निक पे। आगे की टेक्निक जो है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। तो लाइनें बाद में हम पढ़ेंगे, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम ये कहता है कि आपकी कंपनी के अंदर लेन है, तो लेन के अंदर हमारा यूजर हो गया। तो डायग्राम में कुछ और भी लिखना है। तो यूजर हो गया, यूजर को हमने लगाया राउटर के साथ। तो यूजर जिसको हमने कनेक्ट कर दिया राउटर के साथ, राउटर को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट से हमारे पास यहाँ पे पब्लिक सर्वर्स हो गए। ज़्यादा नहीं, दो या तीन ही ले लेते हैं, ज़्यादा करेंगे तो डायग्राम कंजेस्टेड हो जाएगा। तो हमारा हो गया गूगल, फेसबुक, और हमारा हो गया टोरेंट। अब हमने नेटिंग कर दिया, बात कॉन्फ़िगरेशन की नहीं हो रही है। अब जो यूज़र बैठा है वो गूगल को एक्सेस करेगा, वो फेसबुक को एक्सेस करेगा, और वो टोरेंट को एक्सेस करेगा। तो कहने का मतलब जो यूज़र है वो हमारा किसी भी सर्वर को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत चीज किस चीज की है कि मान के चलो आपका जो ये इंटरनेट कनेक्शन लिंक है कंपनी वाला, ये कितना है, 100 Mbps है। और यूजर भी आपके पास कितने हैं कंपनी के अंदर, 100 हैं। तो टेक्निकली हर यूजर के हिस्से में कितनी आई, 1 Mbps आई। अब उसमें भी ये सारे के सारे क्या देखने बैठ जाएं, फेसबुक, या ये मान के चलो फेसबुक या ये एक्सेस करने लग जाते हैं यूट्यूब। अब जो यूट्यूब है वो एक बैंडविथ कंज्यूमिंग, यानी कि आप जो है लाइव स्ट्रीम या वीडियो आप डाउनलोड और या व्यू करोगे तो ये बैंडविथ हमारी चौक हो जाएगी। तो पहला नुकसान क्या हुआ कि जो बैंडविथ हमने कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए लिया था वो यूजर के मनोरंजन के काम आ रहा है। आपने यूजर से कहा कि ऐसा नहीं करना है, यूजर पहले तो एग्री करेगा, फिर वो फिर से उसे देखेगा, नॉर्मल बिहेवियर। एक तो दिक्कत ये हो गई। चलो यूजर हमारा समझदार है, वो यूट्यूब नहीं देखता, बट वो कहाँ पे जाता है, वो टोरेंट पे जाता है। और टोरेंट को उससे वो क्या करता है, डाउनलोड करता है, क्या, मूवीज डाउनलोड करता है, वो गेम्स डाउनलोड करता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है। अब दिक्कत ये हो गई कि जो हम सॉफ्टवेयर, मूवीज, गेम टॉरेंट से डाउनलोड करते हैं वो लेके आते हैं साथ में वायरस, लेके आते हैं स्पाईवेयर, या बोले तो लेके आते हैं मालवेयर, लेके आते हैं, या और भी हजारों तरह की गंदगी लेके आते हैं। अब वो आएगा यहाँ पे और वो शेयर भी होगा तो वो वायरस स्प्रेड होगा। तो अब हम
दो चीजें चाहते हैं, एक तो बैंडविड्थ भी खराब ना हो, दूसरी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क भी इस तरह की जो है शिट से बचा रहे। तो उसके लिए हर कंपनी अपने नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय करती है प्रॉक्सी सर्वर। तो इस चीज को रोकने के लिए हम अपनी कंपनी के अंदर क्या लगाएंगे, प्रॉक्सी सर्वर लगाएंगे। अब ये प्रॉक्सी सर्वर जो है, ये आप अपनी ही कंपनी के अंदर लेन के अंदर बिठाओगे। तो क्या लगा दिया आपने, प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सी सर्वर हो गया। प्रॉक्सी सर्वर पे आप क्या बताओगे, यहाँ पे आप पॉलिसीज बताओगे। पॉलिसीज में कुछ इस तरह से कह देंगे अभी समझने के लिए, कि हम कहेंगे कि यदि रिक्वेस्ट गूगल है तो उसे क्या कर दो, अलाउ कर दो। तो गूगल अलाउ करो, फेसबुक क्या कर दो, डिनाई कर दो। अगर कोई टॉरेंट पे जा रहा है तो उसको भी क्या कर दो, डिनाई कर दो। हो गया। तो इस प्रकार की पॉलिसी हमने टोरेंट ये प्रॉक्सी सर्वर पे लगा दी। अब ये तभी काम करेगा जब रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आए। तो प्रॉक्सी पे रिक्वेस्ट लाने के दो तरीके हैं। पहला मेथड होता है प्रॉक्सी लगाने का एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, और दूसरा तरीका होता है प्रॉक्सी सर्वर को लगाने का ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी या ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। अब जब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर हम करते हैं क्लाइंट कॉन्फ़िग, यानी आप अपने क्लाइंट को क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे। तो क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में हम किसको कॉन्फ़िगर करते हैं, गेटवे को कॉन्फ़िगर करोगे। तो चलो पहले समझते हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, जिसमें हम क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे कि तुम्हें ही रिक्वेस्ट किसको देनी है, प्रॉक्सी सर्वर को। तो क्लाइंट खुद ही अपनी रिक्वेस्ट कि मेरे को गूगल पे जाना है, प्रॉक्सी सर्वर को देगा। प्रॉक्सी सर्वर देखेगा रूल, रूल कहता है अलाउ। अब जो प्रॉक्सी सर्वर है वो खुद ही रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको भेजेगा, तो प्रॉक्सी सर्वर खुद ही रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, गूगल को रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा। अब जो गूगल है वो रिप्लाई भी देगा। तो ये तो पहले रिक्वेस्ट गई थी, तो पहले तो रिक्वेस्ट गई थी, अब जो है हमारा रिप्लाई आया है। तो रिक्वेस्ट के बदले अब उसने क्या दिया है, रिप्लाई दिया है। तो रिप्लाई प्रॉक्सी पे आया। प्रॉक्सी अब उस रिप्लाई को यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में किसको दे देगा, क्लाइंट को दे देगा। तो जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, प्रॉक्सी ने पॉलिसी में देखा अलाउ है तो जाने दिया, रिप्लाई को अंदर आने दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ये हमारा क्लाइंट है वो सीधा रिक्वेस्ट किसके लिए करता है, फेसबुक के लिए करता है। तो रिक्वेस्ट किस पे आएगी, सीधा प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी देखेगा फेसबुक क्या पड़ा हुआ है, डिनाई, नहीं जा सकता। तो अब प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट को ही क्या देगा, जवाब देगा कि फेसबुक इज इक्वल टू डिनाई, तुम फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकते, ये हमने बताना है। तो क्लाइंट को गूगल चलेगा, फेसबुक और टॉरेंट नहीं चलेंगे। ऐसा होगा एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में, जिसमें क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया जाएगा, वो खुद ही रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को देगा, और प्रॉक्सी से कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर से रिप्लाई प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी से अंदर आपका आएगा। ये तो हो गया आपका एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। तो फिर ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में क्लाइंट जो है कि मेरे को गूगल पे जाना है, ऐसी रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, गेटवे को भेजेगा। गेटवे को हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है कि तुम्हें कोई भी रिक्वेस्ट आए प्रॉक्सी पे दे दो। तो गूगल की रिक्वेस्ट आएगी गेटवे से प्रॉक्सी पे। अब जो प्रॉक्सी है वो देखेगा क्या, कि गूगल अलाउ है। अब फोर्थ स्टेप के अंदर प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट करेगा गूगल को, और जो गूगल है वो रिप्लाई भेजेगा प्रॉक्सी को,
और प्रॉक्सी अब उस रिप्लाई को किसको दे देगा, अंदर यहाँ पे दे देगा। तो डिफरेंस क्या आया, चाहे आप एक्सप्लिसिट यूज करो प्रॉक्सी या ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, रिक्वेस्ट आपकी प्रॉक्सी सर्वर पे आएगी, प्रॉक्सी सर्वर अपनी पॉलिसी देखेगा, पॉलिसी के अनुसार अलाउ और डिनाई करेगा। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को देता है, जबकि ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में क्लाइंट को प्रॉक्सी के बारे में नहीं पता होता, उसने सिंपल रिक्वेस्ट गेटवे को देनी है, गेटवे उस रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी को दे देगा, फिर वो पॉलिसी के बिहाफ पे अलाउ और डिनाई होगा। अब आपके पास कहोगे तुम कौन सा करोगे, अगर आपके पास केवल कंपनी में क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करने का तरीका का राइट है तो आप एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी इस्तेमाल करोगे। आपको क्लाइंट कॉन्फ़िगर करने का तरीका आपके पास नहीं है, गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो गेटवे कॉन्फ़िगर करने का आपके पास राइट है तो आप ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा होंगे, गेटवे कम होंगे। अगर हम क्लास सी का नेटवर्क भी लेते हैं तो 254 होस्ट होंगे, उनका एक गेटवे होगा, तो 254 की कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना आसान होगा। तो आप इसको इस हिसाब से भी ले सकते हो कि हर एक क्लाइंट की बजाय मैं क्यों ना एक डिवाइस कॉन्फ़िगर करूं। तो आप यहाँ पे या तो ये ले लो कि अगर गेट किस क्लाइंट के ही कॉन्फ़िगरेशन का राइट है तो आपको एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अलावा कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। यदि क्लाइंट का नहीं है, गेटवे का राइट है, तो आप ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी यूज कर सकते हो। दोनों का राइट है तो फिर आपकी प्रेफरेंस बनती है, फिर आप देखोगे कि कम कॉन्फ़िगरेशन किस में करनी पड़ेगी, तो दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब होता कुछ में यूं है कि अगर मैं बात करता हूं कि कंपनी कौन सा डिप्लॉय करती है, तो ये बातें होती हैं कि देखो ये ज़्यादा होंगे, क्लाइंट ज़्यादा होंगे, गेटवे कम होंगे। तो गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, तो हमें यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है, WCCP। अब वो WCCP क्या काम करता है कि जब रिक्वेस्ट गेटवे पे आती है तो गेटवे कई बार पैकेट्स को यहाँ भेजना क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो आपका काम नहीं करता है, डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देता है। तो डिपेंडेंसी किस पे रह गई, गेटवे पे। गेटवे किस पे निर्भर करता है, प्रोटोकॉल पे। प्रोटोकॉल ने काम नहीं किया तो आपका काम नहीं करेगा, क्लाइंट सीधा चला जाएगा। तो मोस्टली कंपनी जो भी करके रखती है वो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी यूज करती हैं कि एक बार कॉन्फ़िगर कर दो, झंझट ही खत्म। तो मोस्ट जिनको मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होता, ये भी यूज होता है, बट ज्यादातर केसेस में कंपनियां एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करके रखती हैं कि इस पीसी पे कोई भी ब्राउजर पे हिट हो वो प्रॉक्सी सर्वर पे जाए, गेटवे का झंझट ही खत्म। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। तो प्रॉक्सी सर्वर पे हम ये बता सकते हैं कौन सी वेबसाइट अलाउ होगी, कौन सी डिनाई होगी। जो डायग्राम से आपको समझाया है वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है लाइनों में। तो क्या लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की, तो प्रॉक्सी सर्वर काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करता इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर चला जाए या बाहर से अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर जो हमारा है उसको एप्लीकेशन गेटवे और एप्लीकेशन फायरवॉल भी बोलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का अधिकतर इस्तेमाल यूआरएल फिल्टरिंग के लिए होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। अब प्रॉक्सी सर्वर की लिमिटेशंस हो सकती हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यदि आप एक ही प्रॉक्सी लगाते हो वो डाउन हो सकता है। उससे बचने के लिए आप प्राइमरी और क्या लगाओगे यहाँ पे, प्राइमरी प्रॉक्सी और सेकेंडरी प्रॉक्सी लगाओगे तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बच सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉक्सी सर्वर डिले इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि पहले क्लाइंट प्रॉक्सी को देगा, प्रॉक्सी उस रिक्वेस्ट को किसको भेजेगा, इंटरनेट को देगा। अब इंटरनेट से जो हमारा रिप्लाई है वो प्रॉक्सी पे आएगा, प्रॉक्सी से अंदर, तो डिले होगा मिली सेकेंड्स के अंदर, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, डिले होके रहेगा। इसे कम किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। कम किस तरह से कि अच्छी स्पीड वाला पीसी पे एनआईसी लगाएं,
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस स्विच लगाएं, अच्छा प्रॉक्सी लगाएं, अच्छा हम राउटर लगाएं, अच्छा हम इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ परचेज करें। तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस को अपग्रेड करके डिले को मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। तो ये हमारा है प्रॉक्सी सर्वर। लेकिन फोर्टिगेट कहता है इस झंझट के लिए आपको अलग से डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है, हमारे ही फायरवॉल पे वेब फिल्टर डिप्लॉय करो, ये काम खत्म। उसके बाद हमारा एक और फायरवॉल टेक्निक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, पहले हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम आपके सामने है। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया क्लाइंट, जिसको हमने एक फायरवॉल से कनेक्ट कर दिया, फायरवॉल से कनेक्ट किया सर्वर। इजी अंडरस्टैंडिंग रहेगी अगर आप आईपी एड्रेस दे देते हो। 101.100 हो गया, 192.168.101.1, 192.168.102.1, 192.168.102.100। ये मेरा क्लाइंट, ये मेरा सर्वर। सर्वर है एच टी टी पी एस का, पोर्ट नंबर 443 होगा। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा डायनेमिक पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। डायनेमिक पोर्ट हमने कुछ ना कुछ देना था, 1025 दे दिया। हमारे पास जो फायरवॉल है वो हमारा है यहाँ पे स्टेटफुल फायरवॉल है। अब जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो कैसे काम करेगा, क्लाइंट ने सर्वर पे जाना है, क्लाइंट तैयार करेगा एक पैकेट। पैकेट का स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है कि जो हमारा सोर्स आईपी है, क्लाइंट का आईपी रहेगा डेफिनेटली 192.168.101.100। डेस्टिनेशन आईपी, क्लाइंट को जाना है सर्वर पे, तो डेफिनेटली सर्वर का आईपी लिखेगा 102.100। फिर बात आएगी सोर्स पोर्ट, क्लाइंट का पोर्ट 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट सर्वर का पोर्ट हो गया 443। क्योंकि टीसीपी का पहला पैकेट है तो टीसीपी का सिन फ्लैग लग के इस प्रकार हमारा एक पैकेट बनेगा। पैकेट बन के ये पैकेट आपका सीधा जाएगा किसके पास, स्टेटफुल फायरवॉल के पास। स्टेटफुल फायरवॉल क्या करेगा, डेटा बेस के अंदर इसकी एक क्रिएट कर देगा, एंट्री क्रिएट यहाँ पे कर देगा। अब एंट्री जब होगी तो उसमें ऐड हो जाएगा कि 192.168.101.100 गया है 192.168.102.100 पे। पोर्ट नंबर क्लाइंट का 1025 गया है सर्वर के 443 पे, और पहला फ्लैग सिन गया है। इस तरह का एक डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी। जब एंट्री होने के पश्चात जो हमारा पैकेट है उस पैकेट को एक्चुअल डेस्टिनेशन को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे पैकेट आपका रिक्वेस्ट जो है वो आ चुका है। अब जो सर्वर है वो तैयार करेगा रिप्लाई। जब रिप्लाई तैयार करेगा तो सोर्स आईपी अपना लगाएगा 192.168.102.100। डेस्टिनेशन आईपी किसने भेजी थी, 192.168.101.100 ने। अब सोर्स पोर्ट उल्टा हो जाएगा, सोर्स पोर्ट 443। डेस्टिनेशन पोर्ट किसने भेजी थी, 1025 ने भेजी थी। क्या भेजा था, सिन। तो सिन के साथ एक्नॉलेजमेंट, इस प्रकार का पैकेट यहाँ पे हमारा तैयार होगा। ये रिप्लाई पैकेट बनेगा और ये रिप्लाई पैकेट फायरवॉल पे जाएगा। अब फायरवॉल चेक करेगा कि 102.100 102.100 कितना पोर्ट नंबर लेके आ रहा है, 443। 443 कितने के पास जा रहा है, 101.100। 101.100 कितने पोर्ट के पास जा रहा है, 1025। 1025 क्या आ रहा है, सिन प्लस एक। क्या आ रहा है यहाँ पे, सिन प्लस एक। तो सिन प्लस एक तो तब आता है ना जब सिन जाता है, हाँ। तो सिन गया था और उसी के जवाब में क्या आ रहा है हमारा, सिन के जवाब में ही हमारा सिन प्लस एक आ रहा है। तो
स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है? स्टेटफुल फायरवॉल के पास पैकेट आएगा, डेटाबेस में एंट्री होगी, पैकेट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जब रिप्लाई आएगा, रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से मैच किया, जिसके अंदर हमें क्या क्या मिला? जिसके अंदर हमें लेयर 3 इंफॉर्मेशन मैच कर गया, लेयर 4 इंफॉर्मेशन मैच कर गया, और हमारे फ्लैग वगैरह भी क्या कर गए? मैच कर गए। तो मैच कर गया, तो ये वाला जो पैकेट है, ये आपका पैकेट क्या कर दिया जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा। अगर इसमें से आईपी या पोर्ट कुछ भी चेंज होता है, तो फायरवॉल उसको ड्रॉप कर देगा। ये काम होता है स्टेटफुल फायरवॉल का। अब ये तो मैच हुआ तो अलाउ कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे मिसमैच कब होगा? मिसमैच तब होगा जब सर्वर रिप्लाई के स्थान पे क्या भेजेगा? रिप्लाई के स्थान पे यदि सर्वर खुद ही क्या भेज देता है? रिक्वेस्ट। अब जब सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा, तो पोर्ट नंबर वो डायनेमिक यूज करेगा 1025। मान के चलो पीसी को आरडीपी पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो 3389 हो गया। सिन, क्योंकि रिक्वेस्ट भेज रहा है तो सिन आएगा। अब इस प्रकार से आपका आया। अब मैच किया क्या? कि अब बात करते हैं शुरुआत से कि कौन आ रहा है सबसे पहले। पहले आईपी चेक कर लो, कौन आया? 10102.100 मैच कर गया। कितना पोर्ट लेके आ रहा है? 1025। 1025 पोर्ट मैच नहीं किया। उसके पश्चात किसके पास जा रहा है? 101। 101 के पास गया, मैच कर गया। कितने पे जा रहा है? 3389। 3389 पोर्ट मैच नहीं किया। ओके, क्या भेजा था? सिन। सिन के जवाब में क्या आ रहा है यहाँ पे? सिन आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो इस बार लेयर 3 तो मैच कर गया, लेकिन क्या मैच नहीं किया? लेयर 4 और फ्लैग हमारा रूल के हिसाब से नहीं है। तो रूल के हिसाब से नहीं है, तो ये पैकेट आपका अलाउ नहीं होगा। ये जो पैकेट है, ये यहीं पे क्या कर दिया जाएगा? ये आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये अलाउ नहीं होगा। तो स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब पैकेट आएगा, डेटाबेस बनाएगा, एंट्री करके बाहर भेजेगा, बाहर से रिप्लाई, डेटाबेस से मैच करेगा तो अलाउ, मिसमैच करेगा तो ड्रॉप या डिनाय हो जाएगा। ये काम करता है फुल फायरवॉल। अब यहाँ पे ये याद रहे कि वर्तमान समय का हर फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल है, चाहे वो सिस्को का है, चाहे पोलो अल्टो का है, चाहे फोर्टिनेट का है, चाहे चेक पॉइंट का है। तो जो डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टेटफुल फायरवॉल है, वो मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब पैकेट ट्रेवल करता है थ्रू अप्लायंस या थ्रू फायरवॉल। जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को एक टेबल में, जिसको हम स्टेट टेबल कहते हैं, ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में। स्टेटफुल फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को वास्तविक डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट, तो स्टेटफुल फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल के साथ। यदि रिप्लाई पैकेट मैच होता है तो पैकेट स्वीकार किया जाता है, अन्यथा ड्रॉप कर दिया जाता है। तो मैच होगा तो अलाउ, अदरवाइज ड्रॉप होता है। अब इसमें इसी टेबल को कुछ लोग स्टेट टेबल, कुछ कनेक्शन टेबल और कुछ सेशन टेबल कहते हैं, जिसमें आपका सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन सिन, सिन प्लस एक और एक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये होता है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल। उसके पश्चात हमारा आता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है, ये हमें जानना है। जानने के लिए डायग्राम, डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हमारी कंपनी के अंदर यूजर्स हैं, तो ये हमारे हो गए यूजर्स। फिर हमारे हो गए यहाँ पे सर्वर्स। तो हमने क्या किया? हमने यूजर्स को जोड़ दिया लेन के साथ, और लेन को स्विच के साथ, स्विच से जोड़ा राउटर, राउटर को लीज लाइन से दूसरे राउटर से जोड़ सकते हैं, राउटर को एमपीएलएस वीपीएन के द्वारा भी हम दूसरे राउटर से जोड़ सकते हैं, और एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं।
कनेक्शन माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो जब आपने क्या लगाया, राउटर लगाया, राउटर पे सबसे पहले क्या करेंगे, आईपी एड्रेसिंग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, फिर हम यहाँ पे नेटिंग करेंगे, वीपीएन बनाएंगे और एमपीएलएस वगैरह भी कॉन्फ़िगर करेंगे। अब जरूरत पड़ी कि मेरे को अपना नेटवर्क सिक्योर करना है। सिक्योर तब होगा जब राउटर हट के फायरवॉल लगेगा। तो हमने लगाया फायरवॉल, फिर से आईपी एड्रेसिंग, फिर से राउटिंग, फिर से नेटिंग, फिर से वीपीएन, और एमपीएलएस फायरवॉल पे चलता नहीं है, और उसके पश्चात हमें फायरवॉल पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी। तो दिक्कत ये हो गई कि अगर मैं राउटर को हटा के फायरवॉल लगाता हूँ, हर चीज दोबारा से कॉन्फ़िगर करनी है, कुछ चीजें चलेंगी नहीं, तो डिवाइस नेटवर्क बदलेगा और उसके बाद फायरवॉल पॉलिसीज लगाई जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अब सब कुछ है, बस हम अपने नेटवर्क को छेड़ना नहीं चाहते। अब हमारी सोच ये है, आईपी एड्रेसिंग हो रखी है, क्यों बदलें, राउटिंग क्यों बदलें, नेटिंग क्यों बदलें, वीपीएन क्यों छेड़े, एमपीएलएस के बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल फायरवॉल पॉलिसीज ही डिप्लॉय कर सकें? बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए राउटर हटाने की जरूरत नहीं है, हमें लगाना है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो हमें ट्रांसपेरेंट फायरवॉल लगाना है। अब ये लगेगा कहाँ पे, तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल जो है लेन और गेटवे के बीच में लगेगा, और फिर गेटवे की लेन से कनेक्टिविटी ब्रेक कर देंगे। तो अब जो आपका ट्रैफिक है वो किससे जाएगा, एक फायरवॉल के होते हुए जाएगा, और जब फायरवॉल से होता हुआ इन टू आउट और आउट टू इन होगा, तो ये फायरवॉल पॉलिसीज के द्वारा फिल्टर होके आपका यहाँ पे जाएगा। तो फायदा क्या हुआ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का, कि बिना नेटवर्क के अंदर छेड़छाड़ या चेंजेस किए हमने फायरवॉल पॉलिसीज डिप्लॉय कर दी, और ये ही हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल होता है। और इसी चीज को ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वी वायर या वर्चुअल वायर भी बोलते हैं। तो हर वेंडर पे सपोर्ट करता है। अब जो आपको डायग्राम से समझाया है कि जब हमें केवल फायरवॉल पॉलिसीज लगानी हो, नेटवर्क में चेंजेस ना करने हो, तब हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल या वी वायर का इस्तेमाल करेंगे। जो आपको डायग्राम से समझाया है वही लिखाया हुआ है, कि जो हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है ये काम करता है लेयर 2 पे, अथवा ये फॉरवर्ड करता है फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के आधार पे। लेकिन इसके पास अभी भी क्षमता है कि ये फिल्टर कर सकता है ट्रैफिक को, लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक ये फिल्टरिंग कर सकता है। दूसरे वेंडर्स में ये फंक्शनलिटी अवेलेबल हो सकती है सेम नेम के साथ अथवा डिफरेंट नेम के साथ, जिसको हम वी वायर या वर्चुअल वायर कहते हैं। तो फायदा क्या है इसका, इसका फायदा ये है कि आप डिप्लॉय कर सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को अपने नेटवर्क में। यदि आप चाहते हो इम्प्लीमेंट करना फायरवॉल अपने नेटवर्क में बिना दोबारा से एड्रेसिंग किए हुए सराउंडिंग डिवाइस की, या बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए हुए, तो बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फायरवॉल लगा सकते हो। तो उन बंदों, उन कंपनीज के लिए जो नेटवर्क को चेंज नहीं करना चाहते फिर भी फायरवॉल लगाना चाहते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था या ये है हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। उसके पश्चात है हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपको डायग्राम से समझाएंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो ये किस प्रकार से रहेगा, ये इस प्रकार से काम करता है कि मान के चलो हमारे पास हो गया एक पीसी, पीसी को हमने एक नॉर्मल फायरवॉल से जोड़ा, ये हमारा फायरवॉल हो गया। फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, फायरवॉल जो है वो हमारा कनेक्ट हो गया इंटरनेट के साथ। तो फायरवॉल कनेक्ट हुआ इंटरनेट के साथ। तो अब यहाँ पे फायरवॉल कनेक्ट हो गया इंटरनेट के साथ। अब इंटरनेट पे कोई XYZ आपका क्या हो गया, पब्लिक सर्वर हो गया। ओके, अब ये अभी हमारा है नॉर्मल फायरवॉल। नॉर्मल फायरवॉल किस तरह से अभी बता देते हैं कि नॉर्मल फायरवॉल है, नॉर्मल फायरवॉल पे हमने बनाया
रूल रूल नंबर वन। रूल नंबर वन कहेगा कि हम क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे यदि मैच करता है हमारे किससे, सिग्नेचर से। तो सिग्नेचर्स, या इसको हम इस तरह से, क्योंकि हमें बहुत सारा लिखना है तो रुको एक मिनट। तो जो नॉर्मल फायरवॉल होता है उस पे हमने रूल बनाया। रूल वन कहता है कि यदि आपके क्या हैं, नॉन अटैक्स हैं, यदि आप अटैक के बारे में जानते हो तो नॉन अटैक्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिनाई कर देंगे। तो अब ये कैसे रहेगा, तो ये ऐसे रहेगा कि हम डिनाई कर देंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे डिनाई कर दिया जाएगा यदि क्या है, नॉन अटैक्स हैं। और नॉन अटैक्स हमें किससे पता चलेगा, सिग्नेचर से। तो इस प्रकार से जो हमारे फायरवॉल होंगे उस पे हम अपने क्या जो है इनेबल कर देंगे, सिग्नेचर्स इनेबल कर देंगे नॉन अटैक्स के। तो समझने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो कि हमारे पास क्या है, एंटी वायरस के सिग्नेचर्स हैं, हमारे पास आईपीएस के सिग्नेचर्स हैं, हमारे पास यहाँ पे जो है एंटीवायरस हो गया, एंटी स्पाईवेयर हो गया। फिर हम यहाँ ले सकते हैं कि हमारे पास फाइल ब्लॉकिंग सिग्नेचर्स हैं, या हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल के भी क्या हैं, सिग्नेचर्स हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे सिग्नेचर्स इनेबल कर दिए कि इनसे कोई भी यदि मैच करता है तो उन सब को हमें क्या कर देना है, डिनाई कर देना है। अब होगा क्या, होगा ये कि इस पीसी पे बैठा हुआ है एक यूजर। यूजर जो है वो थ्रू फायरवॉल के रिक्वेस्ट भेज रहा है किसको, पब्लिक सर्वर को। पब्लिक सर्वर ने क्या भेजा, फाइल भेजा। अब उस फाइल को मैच किया जाएगा किसके साथ, इन सिग्नेचर्स के साथ। तो जो हमारे ये सिग्नेचर्स अभी हमने मेंशन किए हैं, क्योंकि नॉर्मल फाइल है, ना तो वो किससे मैच करेगी आपका, एंटीवायरस से, ना आईपीएस सिग्नेचर से, ना फाइल ब्लॉकिंग सिग्नेचर से, ना एप्लीकेशन कंट्रोल से। यानी फाइल फाइल के अंदर कोई गंदगी नहीं है, नहीं है। तो ठीक है, इस फाइल को क्या कर दिया जाएगा, जो भी आपकी फाइल आई है उस फाइल को कर दिया जाएगा अलाउ, क्योंकि कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। तो ये रूल बनता है, रूल नंबर वन बनाते हैं। ये किस पे बनता है, आपके नॉर्मल फायरवॉल पे बनता है। तो नॉर्मल फायरवॉल नॉन अटैक्स को ही क्या करता है, नॉन अटैक्स को ही ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। नॉन अटैक्स पता चलते हैं हमें सिग्नेचर से। तो नॉन अटैक्स के सिग्नेचर होते हैं, अगर कोई भी सिग्नेचर से मैच किया जाएगा उसे डिनाई कर दिया जाएगा। नॉर्मल डेटा के अंदर कोई सिग्नेचर नहीं मिलेगा तो वो आपका अलाउ हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब जो ये हमारा पब्लिक सर्वर है ये भेज रहा है जीरो डे अटैक, जीरो डे अटैक। अब इस जीरो डे अटैक को दूसरे शब्दों में हम अननोन अटैक भी बोलते हैं, जीरो डे अटैक, और इसको बोला जाता है अननोन अटैक। अब जो अननोन अटैक होता है यानी वो अटैक जिसका अभी हमारे पास सिग्नेचर नहीं है। अब यदि फाइल आती है जिसके अंदर जीरो डे अटैक भी है तो वो जीरो डे अटैक हमारे किसी भी सिग्नेचर से क्या नहीं करेगा, यहाँ पे मैच नहीं करेगा। नहीं किया तो मैच नहीं किया तो फाइल जिसके अंदर क्या था, जीरो डे अटैक था, वो अलाउ हो गया और होस्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब ये वायर जो जीरो डे अटैक है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, दूसरे से तीसरे पे जाएगा। जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसको रोकें कैसे, तो रोकने का तरीका इसको है कि एक रूल और बनेगा। रूल नंबर क्या बनेगा, टू, जिसमें हम आपको, जो रूल नंबर टू है ये केवल और केवल किस पे बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि अगर क्या डिटेक्ट होता है, अननोन अटैक यदि डिटेक्ट होता है, अगर आपको मैच करता है अननोन अटैक यदि डिटेक्ट करता है तो उसके लिए हमें लेना है एक्शन। और एक्शन ये है कि सेंड कर दो फाइल को, सेंड फाइल या इन फॉर
मेशन इंफॉर्मेशन भेज दो टू क्लाउड या डेटा सेंटर ऑफ वेंडर, जो भी आपका फायरवॉल का वेंडर है उसको भेज दो। तो हमने ये एक्शन देना है। रूल नंबर 2 बताना है कि जिस रूल नंबर 2 हम बनाएंगे, यानी इस फायरवॉल पे हमें क्या इनेबल करना है, सेंड बॉक्स इंस्पेक्शन हमने इनेबल करना है। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन का मतलब है हम एक रूल बनाते हैं, यदि अननोन अटैक डिटेक्ट होता है तो इंफॉर्मेशन क्लाउड को भेज दो। अब जब ये फाइल आएगी तो फायरवॉल ने इसे नॉन से मैच किया, नॉन से तो ये मैच नहीं हुआ, तो किस से मैच हो गया, अननोन से। तो अननोन से मैच हो गया तो अब फाइल या इंफॉर्मेशन क्लाउड या डेटा सेंटर को भेजनी है। अब फायरवॉल फोर्टीनेट का है तो इंटरनेट से कहीं पे आपका क्या कनेक्टेड होगा, 4T नेट का क्लाउड या डेटा सेंटर होगा। अब ये फाइल जो है उस क्लाउड को भेज दी जाएगी। तो फाइल भेज दी जाएगी, तो फाइल भेज दी जाएगी किसको, क्लाउड या डेटा सेंटर को, जिसके अंदर क्या था, 0 डे अटैक था। तो ये हमारा हो गया फाइल जिसमें 0 डे अटैक था, वो भेज दिया क्लाउड को या डेटा सेंटर को। अब जो ये क्लाउड या डेटा सेंटर है उसमें आपका वेंडर होगा। वेंडर ने अपने इंजीनियर्स या एक्सपर्ट बिठा रखे होंगे, वो इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके बताएंगे कि ये जो अपलोड किया है ये क्या है, वायरस है। उस वायरस का क्या निकाला जाएगा, उस वायरस का निकाला जाएगा सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन का क्या, सॉल्यूशन का फिर क्या दिया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा। अब यानी कि उसका सॉल्यूशन या उसका हम बोले तो अपडेट बोलो, और उसका क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सिग्नेचर बोलोगे। तो अपडेट या सिग्नेचर आपका किसको दिया जाएगा, अपडेट या सॉल्यूशन, यानी अपडेट या सिग्नेचर आपका बनेगा कि ये हमारा तैयार हो गया है, उसका सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर भेज दिया जाएगा किसको, फायरवॉल को। ये यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। फायरवॉल इसे क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा और अब इसको ऐड ऑन कर लेगा, प्लस में अपने किस में ऐड कर लेगा, एंटीवायरस सिग्नेचर में ऐड कर लेगा। तो जो हमारे लिए अननोन था अब वो क्या हो गया हमारे पास, नॉन हो गया। तो जैसे ही नॉन हो गया अब इसको रोका जा सकता है। तो अब बात आती है कि जब तक ये अपडेट नहीं आएगा तब तक क्या होगा। तो आपने फाइल भेजी और आपको अपडेट मिला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टाइम विंडो है। तो ये टाइम विंडो कितना है, तो टाइम विंडो आपका 3 से 5 मिनट का है। हर वेंडर प्रॉमिस करता है कि यदि आपने हमें कोई फाइल भेजी है तो 3 से 5 मिनट में आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। तो तब तक क्या होगा, तो तब तक ये होगा भैया कि बिफोर अपडेट, बिफोर अपडेट, अपडेट आने से पहले जेडीए विल बी अलाउ, अपडेट आने से पहले 0 डे अटैक अलाउ रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका अपडेट आ जाएगा तब क्या होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आफ्टर अपडेट, अपडेट आने के पश्चात जेडीए विल बी डिनाई, अपडेट के पश्चात आप उसको डिनाई कर सकते हो, लेकिन अपडेट से पहले तो वो अलाउ रहेगा ही रहेगा। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन क्या है, ये जो प्रोसेस हुई है इसी का नाम ही, इसी का नाम ही हमारा क्या है, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन है। तो सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन एक प्रोसेस है, एक नेटवर्क प्रोसेस है, जिसके अंदर कोई भी फायरवॉल या आईपीएस एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। वो सिस्टम, डेडिकेटेड सिस्टम उसको इंस्पेक्ट करता है, सॉल्यूशन या सिग्नेचर अपडेट तैयार करता है, फायरवॉल को देता है, फायरवॉल उसे एक्सेप्ट करके अपने डेटाबेस में डालता है, जैसा अपडेट मिला है उससे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। तो जिस डिवाइस में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो कि वो एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को दे सके, वहां से जो अपडेट मिले उससे एक्सेप्ट करे और
नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे, ऐसी डिवाइस को हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या ऐसी डिवाइस को नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस बोलते हैं। यदि फायरवॉल है तो वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहलाएगा, और आईपीएस है तो वो नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस कहलाएगा। तो ये कैपेबिलिटी जो है वो आपके किस किस के पास है? ये कैपेबिलिटी आपके इन तीनों वेंडर्स के पास है, ये फोर्टिनेट के पास भी है, ये पोलो अल्टो के पास भी है, और ये चेक पॉइंट के पास भी है। तो तीनों वेंडर्स के फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हैं जिनमें ये क्षमता है। नाम अलग अलग हैं। फोर्टिगेट इसको सीधा सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन के नाम से बेचता है। पोलो अल्टो इसी टेक्निक को वाइल्ड फायर के नाम से बेचता है। चेक पॉइंट इसी चीज को सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचता है। तो नॉर्मल फायरवॉल केवल नॉन अटैक को डिनाय करेगा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नॉन अटैक को डिनाय करेगा, अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन क्लाउड को देगा ताकि वो उसको इंस्पेक्ट करके नया अपडेट फायरवॉल को दे। जैसे ही फायरवॉल पे अपडेट आएगा वो आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस भी डिवाइस या आईपीएस या फायरवॉल में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो ये था या ये है हमारा कि वाइल्ड, ये आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या फिर सैंड ब्लास्ट या फिर सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन या फिर हमारा वाइल्ड फायर क्या है। तो सैंड ब्लास्ट, चेक पॉइंट, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन, फोर्टिगेट, वाइल्ड फायर, पोलो अल्टो फायरवॉल बेचता है। इस चीज के लिए हमें ध्यान रखना है। तो ये था हमारा, या ये है कि फायरवॉल क्या है, कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक्स हैं, किसके क्या फायदे नुकसान हैं। तो फायरवॉल टेक्निक्स, एक फायरवॉल में ये इनमें से कोई एक या ये सारे फीचर्स उसके अंदर हो सकते हैं, डिपेंड करता है वेंडर पे, वेंडर के डिवाइस पे। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे आज कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमारा फायरवॉल का इंट्रोडक्शन। तो अब आज हम इतना ही रखेंगे, टाइम अबाउट यानी हो ही चुका है। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन। फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन हम कल जो है स्टार्ट करेंगे, लैब बनाना भी आपको कल बताएंगे। तो आज हमारा इतना ही रहेगा। तो जैसे जैसे होता जाएगा मैं डन करता जाऊंगा, जो बचेगा वो आपके सामने रहेगा। तो ये हमारा रहेगा। तो आज इतना ही। इसमें से यदि किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, वरना मिलते हैं कल सेम टाइम पे। फायरवॉल इंट्रोडक्शन तक हो चुका था, आज है हमारा फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन। तो जो ये लिख रखा है ना, जो हमने कल डिस्कस किया है, ये फोर्टिगेट फीचर्स ही हैं। बस इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फोर्टिगेट फायरवॉल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फोर्टिगेट फायरवॉल है उसके पास है नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स। तो जो फोर्टिगेट का फायरवॉल है उसके पास नॉर्मल फायरवॉल के फीचर्स भी हैं, और साथ ही साथ उसके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर्स भी हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या हो गया हमारा नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स। तो नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा कि जो हमारा फोर्टिगेट है वो कैसा फायरवॉल है, स्टेटफुल फायरवॉल है। इसको आप CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI के द्वारा क्या कर सकते हो, उसका CLI और GUI के द्वारा इसका मैनेजमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या प्रोवाइड करता है, IP वर्जन 4 की राउटिंग प्रदान करता है, जिसके अंदर हमारा आता है कौन कौन सा, जिसके अंदर आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये सपोर्ट करता है स्टैटिक डिफॉल्ट, क्या सपोर्ट करता है साथ की,
रिप, OSPF, IS और BGP आपका सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये IP वर्जन 4 पे क्या सपोर्ट करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सपोर्ट करता है। IPv4 के साथ साथ IPv6 की भी क्या सपोर्ट करता है ये, तो IPv6 की भी ये सपोर्ट करता है राउटिंग, जिसके अंदर वही हमारा क्या आ जाता है, स्टैटिक डिफॉल्ट। तो स्टैटिक डिफॉल्ट, रिप NG, OSPF वर्जन 3 और हमारा IS वर्जन 6 और MPBGP ये सपोर्ट करता है। राउटिंग के पश्चात ये IP वर्जन 6 पे क्या सपोर्ट करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सपोर्ट करता है। ये IP वर्जन 4 और IPv6 पे क्या सपोर्ट करता है, यूजर का ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है। उसके पश्चात ये IPsec VPN क्या करता है, सपोर्ट करता है। IPsec के अंदर ये सपोर्ट करता है कौन सा, साइट टू साइट, ये सपोर्ट करता है। IPsec का रिमोट एक्सेस VPN, जिसको क्या बोलते हैं, डायल अप VPN, ये IPsec का फुल मैश VPN सपोर्ट करता है, जिसको कहते हैं ADVPN। आ गया समझ में। ये सपोर्ट करता है ट्रांस पे रेंट फायरवॉल, ये सपोर्ट करता है वर्चुअल वायर वाला फीचर सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये हमारा सपोर्ट करता है IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। डन हुआ। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल्स भी बना सकते हो। डन हुआ। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये सपोर्ट करेगा आपके लिए क्या, HA हाई अवेलेबिलिटी भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। इस पे आप क्या कर सकते हो, VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल भी आप चला सकते हो। इस पे आप क्या अचीव कर सकते हो, इंटरफेस रिडंडेंसी भी अचीव कर सकते हो। आ गया समझ में। तो ये जो इस कलर से मेंशन किए हैं हमने, ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे ये हो गए नॉर्मल फायरवॉल वाले फीचर्स। अगर अब प्रश्न ये आता है कि नेक्स्ट जनरेशन वाले कौन से हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन वाले हमारे के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। चलो इसको थोड़ा 1 मिनट, ये हमने इधर ऐड कर दिया था, इसको इधर के ऐड करते हैं ताकि क्लियर रहे। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वर्चुअल वायर हो क्या, वर्चुअल वायर के साथ साथ ये सपोर्ट करता है क्या, HA, ये सपोर्ट करता है VRRP। डन हुआ। और ये हमारा सपोर्ट करता है इंटरफेस रिडंडेंसी। और कुछ बचा जो लिखा, हाँ, SLB। तो IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 पे सर्वर लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है, यहाँ पे हमने लिखना था। तो ये साथ ही साथ आपका SSL VPN भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। IPsec पे साइट टू साइट रिमोट एक्सेस, ये हो गया। तो साइट टू साइट हमारा हो गया पॉइंट टू पॉइंट, डायल अप भी हमारा क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। फिर हमें फुल मैश VPN चाहिए तो उसके लिए हो गया ADVPN। L2 डिप्लॉयमेंट में ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और वर्चुअल वायर सपोर्ट करता है। HA हाई अवेलेबिलिटी, HA आपका एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव हाई अवेलेबिलिटी क्या करता है, सपोर्ट करता है। VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, इंटरफेस रिडंडेंसी, सर्वर लोड बैलेंसिंग, और क्या हो गया हमारा SSL VPN। ये तो हो गए नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स की। तो ये आपका नेक्स्ट जनरेशन में सबसे पहले क्या आता है हमारा, HTTPS का इंस्पेक्शन। हाँ, एक चीज और यहाँ पे रह गया कि जो कोई भी एक नॉर्मल फायरवॉल है वो क्या सपोर्ट करता है, एक्टिव डायरेक्टरी
इंटीग्रेशन। किसी भी फायरवॉल को हम एडी के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिसी को क्या बोला जाता है, FSSO, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स के बारे में। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स में सबसे पहले आता है कि जो हमारा फायरवॉल है वो इनक्रिप्टेड डेटा को पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो जिसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, HTTPS इंस्पेक्शन। तो फायरवॉल, फोर्टिगेट फायरवॉल HTTPS क्या करता है, इंस्पेक्शन सपोर्ट करता है, जिसको SSL डिक्रिप्शन भी हम बोलते हैं। अब इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन में तो ले आए, अब उसके अंदर अटैक है, तो अटैक को रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में क्या क्या सपोर्टेड है आपका, एंटी वायरस प्रोफाइल, जिससे आप क्या कर सकते हो, एंटीवायरस को रोक सकते हो। अटैक को रोकने के लिए इसके पास क्या होती है, IPS प्रोफाइल भी होती है। इसके अलावा मेरे को कंटेंट रोकना है तो उसके लिए क्या होती है, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल होती है। मेरे को URL एक्सेस को रोकना है तो प्रोफाइल होती है जिसका नाम क्या होता है, वेब फिल्टर। आ गया समझ में, ये हो गया। उसके साथ साथ मेरे को एप्लीकेशन कंट्रोल करना है तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल रहेंगी। डन हुआ। उसके साथ साथ ये आपको पहले भी बताया था, ये तो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हो गए। और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स में कल बताया था ना आपको, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो ये क्या सपोर्ट करता है, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो कल हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन एक कैपेबिलिटी होती है डिवाइस के अंदर, कि फायर कोई भी डिवाइस, जिस डिवाइस के अंदर ये क्षमता हो कि एक फाइल को वो डेडिकेटेड सिस्टम को भेज सके, वहां से जो अपडेट मिले उसको एक्सेप्ट करके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो जिस भी फायरवॉल में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन हो वो क्या कहलाता है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। बाकी इनक्रिप्टेड डेटा को पढ़ना आना, इनक्रिप्टेड डेटा को हम रीड कर सकें, उसके लिए क्या हो गया, HTTPS इंस्पेक्शन या SSL डिक्रिप्शन। डेटा प्लेन में ले आए, रोकने के लिए एंटीवायरस, IPS, फाइल ब्लॉकिंग, वेब फिल्टर, और हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल, और URL को रोकने के लिए वेब फिल्टर प्रोफाइल होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा जो है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 40 एनालाइजर का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। 40 एनालाइजर कल बताया था कि एक सेंट्रलाइज लॉग कलेक्टर है, फोर्टिनेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और एक 40 मैनेजर हमारा होता है। तो 40 मैनेजर, इनका हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्टिगेट फायरवॉल जो है, इसके पास नॉर्मल फायरवॉल के फीचर्स भी हैं और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के भी क्या हैं, यहाँ पे फीचर्स हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम के क्या देख सकते हो, लॉग भी आप देख सकते हो, जो कि कोई फायरवॉल हमें प्रदान करता है। डन हुआ। तो अब जो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स हैं, यही चेक पॉइंट पोलो अल्टो के अंदर हैं। तो पोलो अल्टो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन को वाइल्ड फायर के नाम से बेचता है, वो किसको यहाँ पे, HTTPS इंस्पेक्शन को SSL डिक्रिप्शन के नाम से बेचता है, एंटीवायरस प्रोफाइल्स को और फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल को वो जो है कंटेंट आईडी के नाम से बेचता है, ठीक है। वेब फिल्टर को URL फिल्टरिंग के नाम से बेचता है, एप्लीकेशन कंट्रोल को ऐप आईडी के नाम से बेचता है, AD इंटीग्रेशन को यूजर आईडी के नाम से बेचता है, और वो भी पनोरमा के द्वारा मैनेज किया जाता है। और वहां पे भी रियल टाइम आप क्या देख सकते हो, लॉग देख सकते हो। आ गया समझ में। तो जब ये हमारा हो गया किसके बारे में, फोर्टिगेट फायरवॉल के बारे में। अब प्रश्न ये आता है कि चलो ये तो हो गया फोर्टिगेट पे, तो क्या यही चीजें और फायरवॉल्स में भी अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल है। और फायरवॉल कौन सा, तो आपका है यहाँ पे, मैं ये डॉक्यूमेंट है, फायरवॉल फीचर्स कंपैरिजन, ये आपके साथ और मैं शेयर कर दूंगा, कहाँ पे पड़ा है बताता हूँ। तो
आपका हो गया, ये हुआ हमारा। तो इसी में आपको एक एक्सेल की फाइल मिलेगी, जो आपने, ये रहा, फायरवॉल फीचर्स कंपैरिजन। ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, आपके काम आएगी। इस सीट में आपको 5 फायरवॉल का कंपैरिजन मिलेगा, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, फोर्टिनेट, एफटीडी और एएसए। सबसे पहले लिखा हुआ है फीचर, क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो एएसए को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या हैं, नेक्स्ट जनरेशन स्टेटफुल फायरवॉल। सभी के सभी फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल है। सीएलआई मैनेजमेंट सभी का होता है, जीयूआई मैनेजमेंट सभी का होता है, स्टैटिक राउटिंग सभी सपोर्ट करते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग सभी, रिप सभी सपोर्ट करते हैं, ओएसपीएफ सभी सपोर्ट करते हैं, बीजीपी भी क्या करते हैं, सभी सपोर्ट करते हैं, आईएस आईएस मोस्टली सभी सपोर्ट करते हैं, किसको छोड़ के, एफटीडी को छोड़ के। ईआईजीआरपी केवल कौन सपोर्ट करता है, एफटीडी और एएसए सपोर्ट करता है। स्टैटिक राउटिंग IPv6 का सारे करते हैं। रिपएनजी पोलो अल्टो नहीं करता, चेक पॉइंट करता है, एफटीडी करता है, ये फोर्टिनेट करता है, एफटीडी नहीं करता और एएसए नहीं करता। उसी इसी प्रकार की कौन कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैटिक नेट सारे सपोर्ट करते हैं। डायनेमिक नेट ना तो चेक पॉइंट करता है और ना ही कौन करता है, फोर्टी नेट करता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे, पैट सारे करते हैं, स्टैटिक पैट। तो हर एक सीक्वेंस में पहले राउटिंग IPv4, फिर V6, फिर नेटिंग, फिर VPN, फिर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, वर्चुअल वायर, VPN लोड बैलेंसिंग, सर्वर लोड बैलेंसिंग, VRRP, कौन सा, HA, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स, डिक्रिप्शन, ASA छोड़ के सारे करते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल सारे करते हैं, कंटेंट कंट्रोल सारे करते हैं, URL फिल्टरिंग सारे करते हैं, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन सारे करते हैं, AD इंटीग्रेशन सारे करते हैं, मॉनिटरिंग सभी पे कर सकते हो ASA को छोड़ के। सेंट्रल मैनेजमेंट सभी का होगा, पोलो अल्टो का पनोरमा से, चेक पॉइंट का SMS से, फोर्टीगेट का FMG से और एफटीडी का FMC से। तो इस सीट में आपको हर फायरवॉल की तुलना मिल जाएगी। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी जब किसी और के साथ बकवास कर रहे हो, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत तभी पड़ती है क्योंकि जब सामने वाला पूछता है कि तेरे को ये पता है, तेरे को ये पता है, तेरे को ये पता है, तो उसके सामने तुम खाली डब्बे नहीं रहोगे, तो तुम्हारे काम आएगा। डन हुआ। तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है और पढ़ लेना है। आ गया समझ में? तो ये हो गया फोर्टीगेट फायरवॉल फीचर्स के बारे में और साथ ही साथ दूसरे वेंडर के साथ इसकी तुलना। अब वो याद करना तुम्हारा काम है। अब आती है बात कि हमें क्या करना है, लैब सेटअप करना है। लैब सेटअप के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वन ड्राइव लिंक तुम्हारे साथ ऑलरेडी क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है। जब ये जाओगे, ये लिंक आप लोगों के लिए है,